पहले तो हम जी 1 करोड़ के लॉस तक भी बैठे रहते थे, 50 लाख के लॉस तक भी बैठे रहते थे कि अभी पलटेगा, अभी होएगा। स्टॉक मार्केट में नितिन भाई क्या होता है कि जो पैसा आता है वो तो आता है म्युनिसिपैलिटी का नल जैसे बूंद बूंद आता है, और जो जाता है वो सबमर्सिबल के प्रेशर से जाता है। अब मैं सोचता था कि अगर मैं 5 लाख से लगाऊंगा और 3% होगी तो मैं 15,000 भी कमा के क्या कर लूंगा। मेरे को तो भाई 5 लाख रुपए महीना चाहिए कम से कम, तो मैं पूरा ही 1 करोड़ घुसा देता था। उस वक्त कोई सुसाइडल टेंडेंसी भी थी? सुसाइडल टेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी कि भाई साहब आप ये समझें कि बस अटेम्प्ट हुए, अब बहुत हुआ, अब मुझे लॉस नहीं लेना। मेरे पास अब ये छोटी ही पूंजी रह गई है, अगर अब मेरे लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। आज कोई भी आदमी सोचे कि मैं चाहे पानी की ट्रेडिंग कर लूँ, केमिकल की ट्रेडिंग कर लूँ, तो हर जगह ऐसा मकड़ जाल फैला हुआ है कि नए आदमी के लिए जगह नहीं है। और अगर है भी तो पुराने वालों ने इतना मार्केट में उधार फेंका हुआ है कि मैं हर किसी के पास पहुंच जाता था, भाई तू कुछ सिखा दे, भाई तू कुछ सिखा दे, पैसे लेके सिखा दे, फ्री में सिखा दे, जैसे तेरा मन करे वैसे सिखा दे, लेकिन बस सिखा दे। जिन लोगों के पास छोटा पैसा है, छोटा पैसा बनाए से यानी 10, 20, 25 लाख तक छोटा ही पैसा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। मार्केट में आप क्या कमाओगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मार्केट को क्या दोगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महीने में 1.5-2% बन सकता है, इससे ज़्यादा बनने में लॉस ज़्यादा होने की उम्मीद है। दुर्भाग्यवश अगर उसको 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए तो आप समझ लीजिए वो अपना घर भी बेच के पैसा लाएगा। ये नशा ऐसा है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप पैसा बाजार में लगा रहे हैं तो रात को चैन की बंसी बजा के सोइए। बस ये सोचिए। जिस बिल्डिंग में अभी हम बैठे हैं, यहाँ की कैंटीन में एक पिलर है और इस पिलर पर एक सूक्ति लिखी है। हमारे प्रोड्यूसर हैं कुंदन, वो मेरे लिए ले आए हैं। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। कुछ नहीं होता दुनिया में फ्री, कोई फ्री लंच नहीं खिलाता आपको। सब चीज की कीमत होती है और आप उसे चुकाते हो। कई बार आपको पता चलता है, कई बार नहीं पता चलता है। हमारे साथ ऐसी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कीमत चुकाई। कीमत चुकाकर उन्होंने जो सीखा वो बहुत कीमती है, ऐसा है जो वो आज सबको बताना चाहते हैं, क्योंकि उसे सीखने में उनकी जान पर बनाई थी। वो डिप्रेस हो गए थे, बहुत पैसा उन्होंने गंवाया। तो हमने सोचा कि आपको मुफ्त में ही सीखने को मिल जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। हमारे साथ दीपक वाधवा जी हैं, सफल ट्रेडर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत लंबी यात्रा है इनकी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपकी कंपनी है, आप फाउंडर सीईओ हैं उसके, ट्रेडर्स लूप, और आप इस कंपनी में लोगों को सिखाते हैं मार्केट के बारे में और उसके उतार चढ़ाव से जो झटके लगते हैं उन्हें कैसे झेलें, इसके बारे में भी। तो पढ़ाकू नितिन में एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू नितिन जी, थैंक्स अ लॉट। और इस मामले में आप पहले गेस्ट हैं हमारे जो मार्केट के बारे में कोई बात करेगा। जी जी। हमने कभी शेयर मार्केट को लेकर कभी भी कोई बात की ही नहीं है। तो मैं आशा करूंगा जो लोगों के मिथ हैं और जो लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट बहुत आसान है, मैं उन्हें कुछ ऐसे इंसाइट दे जाऊंगा कि उनके मार्केट से लेके जो भी मिथ हैं कम से कम वो नुकसान नहीं करेंगे। अगर वो इस पॉडकास्ट को सुन लेंगे या देख लेंगे तो नुकसान नहीं होगा उनका। वाकई। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये भी टिप्स ही हैं जो आप देंगे। बस ये समझ लीजिए कि पैसों की नहीं होगी, जी ये होगी कि ज़िंदगी की टिप्स हैं। जी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैंने देखा कि आपने बहुत झटके खाए और आजकल तो लोगों को अचानक से शेयर मार्केट के बारे में पता चला है तो खूब पैसा लग रहा है, जी जी थोड़ा ज़्यादा जिसके जितने बस की है। मगर आप अभी फुल टाइम ट्रेडर हैं जी और वो भी इसके बावजूद कि आपने एक वक्त बहुत सारा पैसा यहाँ लुटा दिया, खो दिया। जी। आप आंकड़ा नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो आइडिया लगाया है वो लाखों में नहीं, करोड़ों में था। बिल्कुल ठीक बात है जी, वो काफ़ी अच्छा नंबर था, एक बड़ा नंबर था। और आप एक चीज़ समझिए कि पैसा खोना एक चीज़ है, लेकिन ये समझ पाना कि मैंने क्यों खोया, अगर आदमी उस पे ही अध्ययन कर ले हम्म, और उस पे ही वहीं से ही पलट जाए तो आगे की जर्नी आसान है। पैसा तो देखिए मार्केट में जो आया है वो कहीं ना कहीं खोता है, पाता है, लेकिन इसमें जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं हम्म, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसा नहीं है कि आपने एक डीमैट अकाउंट खोल लिया जो कि आजकल ऑनलाइन ही खुल जाता है, 20 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है, कोई 25 मिनट भी नहीं लगते हैं। अब आपका अकाउंट खुल गया, आपने पैसे डाल दिए, आपने कल कोई शेयर खरीदा या फ्यूचर खरीदा, बस आपको लगता है कि मैं तो ट्रेडर बन गया। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। सेबी और एनएसई जो दो
ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इस पे मॉनिटर करती हैं, एक्सचेंज है एनएससी और सेबी, वो रेगुलेटर है जो एक्सचेंज को चलाता है, तो उनकी एक रिपोर्ट ये कहती है कि 90% लोग करीब करीब नुकसान में हैं, हम्म, सिर्फ 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। तो पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि इतना आसान नहीं है। ये उतना आसान लगता है कि मैंने अकाउंट खोल लिया, ट्रेड कर लिया, लेकिन अंततः लोग पैसा ही खोते हैं। तो मैंने भी यही गलतियां करी, पैसा खोया। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा था उस वक्त, खोने को मैंने ज़्यादा खो दिया। लेकिन इस ट्रेड में, इस पूरे गेम में बहुत लोग मेरे पास आए, बहुत लोग मेरे से मिले, क्योंकि मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ। मेरी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। तो उन सब से मैंने ये जाना कि लोग बर्बाद हो गए इस ट्रेडिंग के चक्कर में, और जबकि थोड़ा-सा यदि समझ के किया जाए, तो ट्रेडिंग इज़ मच ईज़ियर देन डूइंग एनी अदर बिज़नेस। आप ये सोचें कि आज मैं पहले जैसे एक बिज़नेस करता था, तो मैं कुछ केमिकल्स प्रोडक्ट बनाता था, सिरेमिक के वो प्रोडक्ट हम्म, होते थे। हम्म, 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 अब आप ये सोचें, पहले मैं रॉ मटेरियल लाता था, मेरी इंडस्ट्री में करीब 40 रॉ मटेरियल लगते थे। उन 40 की पूरी क्वालिटी कंट्रोल करना, क्योंकि उन 40 में से अगर एक भी चीज़ खराब है तो मेरा एंड प्रोडक्ट खराब आएगा। फिर वो अपना प्रोडक्ट बनाना, अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल करना, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें डलती थी, उसको पूरा मैनेज करना, लेबर मैनेज करना, सुपरवाइज़र करना, फिर बिजली, पानी, भई एक छोटे व्यापार में सारी ही दिक्कतें हैं। तो ये सब करके अगर मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो क्या मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं? इस पे बहुत मेहनत लगती थी। उसके बाद फिर बेचने की जद्दोजहद। आप जाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बायर आपके हाथों हाथ आपसे माल ले ले। फिर अगर उसने ले भी लिया, तो 90 दिन की पेमेंट 180 दिन में भी नहीं आती थी। वो एक जद्दोजहद। जब आप पेमेंट लेने गए तो पता लगा वो कहता था कि सर आपका तो माल ही रिजेक्ट हो गया, मैं तो 20% काटूँगा, मेरे को 20% कमी आई इसमें। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जबकि इस ट्रेड में या इस काम में आप चाहे ₹1000 लेके बैठे हों, 5000 लेके बैठे हों, 5 करोड़ लेके बैठे हों या 5000 करोड़ लेके बैठे हों, बटन दबाया, पैसा मार्केट में, बटन दबाया, पैसा मार्केट से बाहर। तो वो जो बीच की सारी प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई, वो तो है ही नहीं। तो इसलिए ये काम आसान है, लेकिन फिर भी 90 से 95% लोग गलत हैं, तो कहीं न कहीं सीखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बस यही है इसका कैच। अगर सीख लिया, तो आप मास्टर हैं इस गेम के। कभी सीखा भी जा सकता है इस तरह से कि हम मुनाफे में ही रहें हमेशा? देखिए, हमेशा मुनाफे में रहें ये तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मार्केट हम नहीं चला रहे। मार्केट कोई और लोग चला रहे हैं, और मार्केट कोई भी, मतलब देखिए, इसका एक मैं सीधा-सा उदाहरण दूँगा कि मेरे पास ₹5000 हैं, आपके पास 10 हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 50 हैं। अब मैंने कोई पोज़ीशन बनाई ₹5000 से, आपके पास 10 हैं, आपने उसकी उल्टी पोज़ीशन बना दी, मुझे लॉस हो गया। 10,000 वाले के ऊपर 20,000 वाला बैठा है, उसने कुछ और बना दिया, आप भी नुकसान में चले गए। 20,000 वाले के ऊपर 50,000 वाला बैठा है, 50,000 वाले के पास लाख बैठा है, लाख के 50 लाख बैठा है, 1 करोड़ बैठा है, 10 करोड़ बैठे हैं। ऐसे यहाँ पे पूंजीपतियों की कमी नहीं है। हुँ, तो वो अपने ही डायरेक्शन में पोजीशन बनाते जाते हैं, आप लॉस में आते जाते हैं। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप वो कैच समझ जाएँ कि मुझे किस ट्रेड में जाना है। हुँ, आप बहती नदी में चलेंगे तो आपको भँवर नहीं मिलेगा, और आप आसानी से निकल जाएँगे। हुँ। और आप सोचें कि आप गाना गाने लग जाएँ कि पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तो फिर तो नुकसान ही है जी, गिरना ही है। मैं ये देख रहा था कि आप लोगों का तो सफल कारोबार था जी, और जिस फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आपका जी, चल रहा था, चीन, इटली में आपका कारोबार था, शुरू से यस। ही आप लग भी गए। फिर क्या हुआ, क्यों हुआ? आप क्यों अट्रैक्ट हो गए मार्केट की तरफ? आपको क्यों लगा कि इसमें पैसा लगाना चाहिए? देखिए, एक तो मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, तो मेरा थोड़ा-सा फाइनेंस फील्ड हुँ, रहा है शुरू से। हुँ, दूसरा, एक और बात है कि अगर आप मतलब मेरा को क्यों इस ट्रेड में आना पड़ा, कि आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ, मैं लोगों को आसान भाषा में समझाता हूँ कि पहले कलम चलती थी, फिर पेन आया, फिर जॉटर पेन आया, फिर और आया, अब बॉल पेन आ गया। ये क्या है, ये ट्रांज़िशन है टेक्नोलॉजी के। जैसे पहले ऑडियो कैसेट थी, फिर सीडी आई, हुँ,
फिर वो पेन ड्राइव आ गई, फिर पेन ड्राइव भी ख़त्म हो के अब ऑनलाइन आ गया, यूट्यूब आ गया, पॉडकास्ट आ गए। तो दीज आर कॉल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांजिशंस। हम्म, तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट में एक टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन आया, अच्छा। जिसमें कि हम एक प्रोडक्ट बनाते थे, वो प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट फिट नहीं रहा और वो मार्केट से ही बाहर हो गया। हम्म, तो जब दूसरा प्रोडक्ट आया तो उसके लिए उसके मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए या जो भी उसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, हम उतने फिट नहीं थे। हम्म, और जो उसमें कैपेक्स की ज़रूरत थी, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत थी, वो इतना ज़्यादा था कि हम लोगों ने उसे ठीक नहीं समझा करना। हम्म, सो वी डिसाइडेड कि हम जहाँ हैं बस यहीं तक ही शायद ये सफ़र था। तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि इसे बंद करने में समझदारी है, क्योंकि जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो हम्म, उसे बेटर है कि हाँ, बंद करना समझदारी है, हम्म, क्योंकि आपके एक एक्सपेंस होते हैं जब आप फैक्ट्री चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं आपके ऊपर, और उस स्पेस मतलब उस पेस से आपका माल ना बिके और पैसा ना आए या लोग बहुत कम मुनाफा दें तो चलाना मुश्किल है। हम्म, तो फिर कुछ और करना था, तो कुछ और भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। जैसे रेस्टोरेंट में अपना थोड़ा-सा आज़माने की कोशिश करी। एक बहुत आसान काम है दिल्ली एनसीआर में जो लोग करते हैं कि भई बिल्डर बन गए, जिसके पास 2-5 करोड़ हैं, वो क्या करता है कि एक बिल्डिंग लेता है, बनाता है, डेवलप करता है, बेच देता है। लेकिन ये सब काम में ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। हम्म, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ नॉट एज़ पर द कम्फर्ट ऑफ माय प्रोफाइल, या हम्म, जिस लेवल का मैं काम कर चुका हूँ। तो मुझे इस चीज़ में ना मतलब थोड़ा-सा हीन भावना सी महसूस हो रही थी अपने अंदर, कि मतलब मैं इस काम के लिए शायद नहीं बना। मैं ये नहीं कहूँगा कोई काम छोटा या बड़ा है या कुछ है, लेकिन हर आदमी, आप जैसे आप एक पत्रकारिता की उसमें आ गए, मैं शुरू से एक केमिकल लाइन में था, या मेरा फादर का जो बिज़नेस मैंने टेक ओवर किया था, तो उसमें मेरा जो जॉब था वो मार्केटिंग से रिलेटेड ज़्यादा था, मैं लोगों से मिलता था। तो ये बिल्डर टाइप वाला काम या रेस्टोरेंट वाला, ये मतलब थोड़ा-सा मुझे हम्म। अपील नहीं किया, मेरी साइकी को और उसमें सूट। पैसा भी बहुत अच्छा मोटा था। इस वाले का प्रोसेस थोड़ा अलग भी था। हाँ, पैसा देखिए, एक ये भी क्या होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। अगर कोई आदमी रोज़ 1 करोड़ की सेल कर रहा है, 1 करोड़ का माल खरीद रहा है, 1 करोड़ बेच रहा है, चाहे उसमें वो 50,000 कमा रहा है, हम्म, लेकिन उसने बड़ा पैसा देख लिया। हम्म, अब आप अगर केवल 50,000 का आवत और 50,000 जावत देखेंगे, चाहे उसमें भी उतना ही बच रहा है, हम्म, लेकिन वो कैपिटल साइज़ अगर कम है, तो वो वही। थोड़ा-सा ना साइकोलॉजी को आपको लगता है कि मतलब मैं मैं कहीं छोटा बिजनेस कर रहा हूँ। छोटा बिज़नेस कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें से मतलब उभर पाना थोड़ा मुश्किल था। फिर क्या है, देखिए आप एक बिज़नेस कर रहे थे, अच्छी खासी आमदनी थी, हम्म, वो बंद हो गई, आपने बिज़नेस को ड्रॉप आउट कर दिया, बंद कर दिया। फिर आपने करना शुरू करा, तो उस करने में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि वो बिज़नेस बंद हो गया तो आमदनी भी बंद हो गई। अब आप कुछ भी कर रहे हैं, एक तो आमदनी बंद है, ऊपर से यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, तो हम्म, खर्चा भी हो रहा है। हम्म, अब कहने की बात है, चाहे एक रेस्टोरेंट खोलो, कोई और काम करने की सोचो, ट्रेडिंग सोचो। आज कोई भी आदमी सोचे कि मैं चाहे पानी की ट्रेडिंग कर लूँ, केमिकल की ट्रेडिंग कर लूँ, तो हर जगह ऐसा मकड़ जाल फैला हुआ है कि नए आदमी के लिए जगह घुसने नहीं की है। जगह नहीं है। और अगर है भी तो पुराने वालों ने इतना मार्केट में उधार फेंका हुआ है, हम्म, क्योंकि जैसे हम भी जब सिरेमिक का काम कर रहे थे तो हमारा भी पूरी जगह उधार चल रहा था। हम्म, जैसे मैंने कहा, उधार से पैसा वसूलना भी वही। मुश्किल है। तो आपसे बंद की काम कर रहा है अगला। तो बंद के ही कर रहा है। अब कोई नया आदमी आए, वो तो 90 दिन 180 दिन का उधार नहीं दे सकता। और उधार भी वो लाखों में नहीं था, करोड़ों में होता है जब आपका एक चलता हुआ बिजनेस हम्म, होता है। हम्म, तो नए आदमी के लिए वाकई स्कोप कम होता है। हम्म, तो ऐसे ही हमारे लिए भी स्कोप कम था जब हम किसी फील्ड में नए घुसे। तो फिर लगा कि बिल्डर बन जाए, ये बन जाए, लेकिन कुल मिला के मज़ा नहीं आया, तो ट्रेडिंग ही करने लग गए, ये मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। हम्म, अब इसमें भी क्या होता है कि लोगों का थोड़ा-सा मिथ है, मैं वो यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि हम्म, स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग क्या है कि मैं उदाहरण के तौर पे एक कंपनी ले लेता हूँ जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो हम्म, रिलायंस। तो हम जो भी चर्चा करेंगे वो रिलायंस के उस पे हम्म, करेंगे, क्योंकि इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उदाहरण के लिए नाम ले रहे हैं। ये सिर्फ उदाहरण के लिए नाम है, इसको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझा जाए, ना मैं किसी को दे रहा हूँ, ना मैं किसी को बता रहा हूँ, ना सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक, क्योंकि नाम कोई लेना है तो इसलिए हम ठीक है, ये नाम ले लेते हैं। ठीक। तो मान लीजिए आज रिलायंस का शेयर 3,000 रुपए है। अब मेरे पास 1 करोड़ ही पूंजी, मान लीजिए कि मैं 1 करोड़ से कर रहा हूँ। तो मैंने 1 करोड़ के रिलायंस खरीद लिए। अब रिलायंस मान लीजिए पूरे महीने हिला ही नहीं, तो मैं
1 से 30 तक काम कर रहा हूँ, या रिलायंस 3000 की जगह 2900 पे बंद हो गया 30 तारीख को, तो मेरे को इसका मतलब लॉस हो गया 100 रुपये प्रति शेयर का। अब अगर 3000 शेयर मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे उस प्रोराटा बेसिस पे लॉस हो गया, तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? जो भी आदमी व्यापार करता है उसको 1 से 30 तक का जो काम करता है तो उसे पैसा चाहिए 30 तारीख के बाद। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपने आज इन्वेस्ट करा, अब आपका होराइजन ही 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, या एक प्राइस पॉइंट आप फिक्स कर लेते हैं कि मैंने 3000 पे घुसा हूं, मैं 4000 पे या 4500 पे 50% गेन लेके निकलूंगा या 25% गेन लेके निकलूंगा। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम आज घुसे, हमें तो जी कल पैसा चाहिए ही चाहिए। तो जो निवेश होता है या इन्वेस्टिंग होती है उसमें आदमी वेट करता है, वो 1 महीने से लेके 5 साल 10 साल तक का कोई भी पीरियड हो सकता है। अब आप हैं, आप सोच सकते हैं कि मैंने आज पैसा डाल दिया, जब मेरे बच्चे 12वीं लायक हो जाएंगे तब मैं निकालूंगा, या जब उनकी शादी होगी, या जब उनको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होगा। तो एक आपने गोल सेट किया और उस हिसाब से आपने निवेश किया। कुछ ऐसा ही हम लोग म्यूचुअल फंड में भी करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें 1 2 3% जो भी रिटर्न चाहिए वो महीने के लास्ट में चाहिए, तभी तो मैं अपना घर चला पाऊंगा ना, क्योंकि मैं इसे व्यापार की तरह कर रहा हूं। अब जब मैंने ट्रेडिंग में काम किया और मेरे को पैसा नहीं मिला तो मैं तो लॉस में छूटूंगा। तो यही कुछ गलतियां मैं करता चला गया और वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लॉस होता चला गया, और वो लॉस एक वक्त में इतना बड़ा हो गया कि मेरी सारी पूंजी समाप्त हो गई। और उस वक्त क्योंकि और कोई काम मैं नहीं कर पा रहा था, और अगर मैं सोच भी रहा था तो मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो मैं डिप्रेशन में आता चला गया। और मैं एक वक्त मेरे ऊपर ये पागलपन इतना हावी हो गया, क्योंकि देखिए जब आपके पास पैसा नहीं होता और भरी पूरी गृहस्थी है आपकी, बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहां आपकी गाड़ियां घोड़ा गाड़ी सब मतलब बढ़िया चल रहा है, तो पैसे की एकदम समस्या हो जाए और लिक्विडिटी क्रंच हो जाए तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो वो तकलीफें आती चली गई। और एक कितना लंबा सिलसिला था लॉस का, क्योंकि और मैं क्योंकि जानना चाह रहा हूँ कि आपको लॉस हुआ होगा, अचानक से तो एक बार नहीं हुआ होगा, शायद धीरे धीरे हुआ होगा। कभी आपको नहीं लगा कि यार अब रुक जाना चाहिए? नहीं, देखिए क्या होता है, जो नया नया स्टॉक मार्केट में आता है ना, मान लीजिए मैं 1 करोड़ से आया, अब स्टॉक मार्केट में एक बड़ा प्रचलित सा शेर है या मतलब कहावत है कि कमाई तो 2-3% ही होनी है। अब मैं सोचता था कि अगर मैं 5 लाख से लगाऊंगा और 3% होगी तो मैं 15,000 भी कमा के क्या कर लूंगा, मेरे को तो भाई 5 लाख रुपए बड़ा महीना कमाना। चाहिए कम से कम। तो मैं पूरा ही 1 करोड़ घुसा देता था। अब लॉस जो हो रहा है वो मेरा 1 करोड़ पे हो रहा है, कमाई होगी नहीं होगी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा लॉस 1 करोड़ लॉस पे हो तय रहा है है। 1 करोड़ पे। तो इसलिए यही गलतियां सब लोग करते हैं, जो नए नए लोग आते हैं, यही गलतियां मैंने की कि मैं बड़ी पोजीशन लेने लगा। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि मैं कितना रिस्क लूं अपनी कैपिटल पे। पोजीशन साइजिंग क्या होता है? पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि मुझे एक लॉट काम करने के लिए कितने पैसे चाहिए। अब एक इसमें शब्द और आता है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है कि मेरे अकाउंट में है 1 लाख रुपया, ब्रोकर मुझसे कहता है कि आप 10x लेवरेज ले लीजिए, यानी कि उस वक्त मिलती थी, आजकल लेवरेज सेबी ने बंद कर दी है। अब नहीं है। तो लेवरेज में क्या होता था कि मेरे अकाउंट में मैंने डाले 10 लाख रुपए, उसने मुझसे कहा साहब 1 करोड़ का माल 1 करोड़ लीजिए। का खरीद लीजिए आप। अब 1 करोड़ का माल मैंने खरीद लिया तो मुझे नफा नुकसान तो हो रहा है 1 करोड़ पे, और मेरे अकाउंट में है 10 लाख रुपए। अब मान लीजिए 1 करोड़ में 3% बाजार गिर गया तो मेरे 10 लाख में से 3 लाख रुपए खत्म हो गए। अब मैं अगले दिन फिर मैंने दाव लगाया, मेरे अब की पूरा 10 लाख ही सुपड़ा साफ हो गया। तो ऐसे 10-10 लाख करके मैंने कई करोड़ खो दिए। मुझे उस वक्त ये अकल नहीं आई कि अगर मैं अपनी क्वांटिटी को कम कर दूं तो शायद मैं इस पैसे को बचा पाऊं। तो यही गलतियां सब लोग करते हैं जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नितिन भाई क्या होता है कि जो पैसा आता है वो तो आता है म्युनिसिपैलिटी का नल जैसे बूंद बूंद आता है, और जो जाता है वो सबमर्सिबल के प्रेशर से जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें वो है, और ऐसा माहौल बन जाता है स्टॉक मार्केट में, एक ऐसा मतलब लोगों को मिसमराइज कर देता है बाजार, कि आप देखें 90% लोग लॉस में हैं। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है, 5 आदमी गलत, 90% लोग गलत हैं। इसका मतलब वो 90% लोग एक तरह सोच रहे थे और जो 10 लोग प्रॉफिट में हैं वो एक तरह सोच रहे थे। तो मैंने जब डिप्रेशन में था, मेरे को हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया मेरी वाइफ द्वारा, क्योंकि मैं इतना गुस्सा करने लगा था, क्योंकि पैसा की कमी है, घर में पैसा चाहिए।
कुछ करने के लिए भी पैसा चाहिए। अब मैं क्या करूं? तो जब और आदमी उधार ले रखा होगा बहुत जगह से। उधार भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को भगवान का बहुत धन्यवाद देता हूं कि टचवुड मैंने कभी लोन लेके ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाया। हम्म, जो मेरे असेट्स थे मैं उनको तो खत्म करके पैसा लगाता रहा, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 करोड़ कहीं से लोन उठा लिया और पैसा लगा लिया हो। आज ये मैं कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कहीं 2% ब्याज दे रहा हूं तो मैं 2.5% निकाल सकता हूं, तो दैट इज ए कैलकुलेटेड रिस्क। सही। लेकिन मैंने उस वक्त, मैं आई विल से दिस के मतलब गॉड वाज वेरी काइंड ऑन मी, कि मैंने कभी भी उधार के पैसे पे या अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके कोई ऐसा जुआ सट्टा नहीं खेला जिसमें कि मतलब मैं बर्बाद हो जाता। हम्म, हम्म, तो ये मेरे ऊपर एक भगवान की बड़ी कृपा रही, मतलब मेरी एक अकल वहां तक काम करती रही कि मुझे उधार नहीं लेना बहुत ज्यादा किसी से। मैंने अपने असेट्स को जरूर लिक्विडेट किया, जैसे मेरे पास कई सारे प्लॉट और फ्लैट और जमीनें थी, वो मैंने बेच दी, कुछ मैंने घर का गोल्ड बेच दिया, और जो मेरे पास पैसा आया जब मैंने फैक्ट्री बंद करी उससे जो पैसा आया वो बेच दिया, जो मेरे पास स्टॉक लिक्विडेट किया वो बेच के फिर मैंने पैसा खो दिया। लेकिन मैंने कभी भी उधार लेके ये नहीं किया, क्योंकि शायद इसमें मैं आई विल बी थैंकफुल टू माय फादर, जिन्होंने मुझे, जब मैं उनके साथ काम करता था तो उन्होंने सिखाया, बेटा जितनी चादर है उतने पैर फैला ले। तो हमने जो ओडी वोडी भी ले रखी थी बिजनेस में वो बस इतनी थी कि हमारा काम चल जाए। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमारी टर्नओवर मान लीजिए 10 करोड़ थी और हम 25 करोड़ की ओडी पे चल रहे हैं, ऐसा हमने कभी नहीं किया। क्योंकि वो एक मध्यम परिवार से आते थे, मध्यम वर्गीय परिवार से, और उन्होंने तमाम उम्र नौकरी करी थी। उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू करा था, तो उनको पैसे की अहमियत मेरे से कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि मैं तो पैदा ही बिजनेस फैमिली में हुआ, लेकिन वो एक बहुत मध्यम वर्ग फैमिली से आते थे, जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आई, तो वो लोग तो वैसे ही शुरू करा उन्होंने लाइफ अपना। तो तो डिप्रेशन में आप चले गए। डिप्रेशन में चले गए जी। किस साल की किस आसपास बात है ये? ये देखिए, डिप्रेशन या ये जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, दौर ये चला। 2017 से 18 के बीच में होनी शुरू हो गई। 19 तक ये आते आते काफी बढ़ गई। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं ठीक बैठा हूं और कल ही मैं डिप्रेशन में आ गया, मतलब इट टुक टाइम, एक दो टाइम ढाई मिलता है। 3 साल का पीरियड था। अब वो भी क्यों होता है, क्योंकि आप रोज हार रहे हैं, मतलब आपको विनिंग डे मिल ही नहीं रहा। आज आप घर से निकल रहे हैं 10-20-50 हज़ार रुपए लेके, और पता लगा आप लॉस में आ रहे हैं, फिर आप अगले दिन फिर पैसा लेके जा रहे हैं, तीसरे दिन फिर पैसा लेके जा रहे हैं। लेकिन आपने कोशिश तो उस वक्त भी की होगी ना कि भाई चलो कुछ ऐसा कर लूं कि इससे बच जाऊं। और मैं आपके जरिए समझना चाह रहा हूं कि लोग क्या क्या करते हैं इस हड़बड़ी में, कि किस तरह बचा जाए, किससे देखिए, सीख लें, किससे पूछ हाँ, लें। देखिए क्या है, जो उस वक्त मैंने गलतियां करी, मैं उनको आज ये नहीं कह सकता कि वो ऐसे वे आउट्स थे जो बचने के थे। हम्म, मैंने एक रामलाल जी से पूछ लिया, तो रामलाल जी ही कौन से एक्सपर्ट थे। हम्म, आज मैं आपसे पूछ लूं तो आप भी इस फील्ड के माहिर आदमी नहीं है। हम्म, लेकिन हाँ, अगर आज कोई मेरे से पूछता है तो मैं उसे गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब 8 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं उस फेज से निकल के मैंने सबसे पहले अपने एक लाइन ये खींच दी कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे लॉस नहीं लेना। मेरे पास अब ये छोटी ही पूंजी रह गई है। हम्म, अगर अब मेरे लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, हम्म, अब या तो मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा, या मैं जिंदगी में कुछ आगे बढ़ जाऊंगा। तो उस सिचुएशन में मैंने अपना संयम रखा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों बैग लेके स्कूल के लिए जाते थे, और एट द एज ऑफ, आज मेरी उम्र हो गई है जी 47-48 साल। आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले, 4 साल पहले, मैं भी भाई साहब बैग लेके अपना जाता था कहीं-कहीं सीखने के लिए। तो मैंने भी बहुत, मतलब, और आप ये समझें कि एक 42-43 या 45 साल के आदमी के अंदर ईगो कितनी होती है, और वो आदमी जो एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर चुका है, फिर जिसमें से। कि करीब 50-60 आदमी या 100 आदमी काम करते रहे हैं। तो क्योंकि जब आप फैक्ट्री चला रहे होते हैं तो आप तो राजा होते हैं, भाई वहां आपको सब साफ साफ करते रहते हैं। तो वो एक मेंटल साइको भी होता है, मतलब वो ईगो को उससे निकल पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप एक ऐसे बिजनेस में आ जाते हैं जहाँ रोज आप पैसा खो रहे हैं, और जो बुद्धिजीव मिलते थे, हम्म, जब हम अपना दुखड़ा रोते थे, हम्म, तो उनका ये होता था कि भाई तुम रोज पैसा खो रहे हो, कर ही क्यों रहे हो, बंद कर दो। हम्म, तो अब बंद कर सकते थे उस वक्त, ऐसा अगर पीछे जाके देखें तो बंद कर सकते थे, लेकिन उस वक्त बस एक यही ख्याल आता रहा कि भाई अगर हार गए जिंदगी में, कुछ नया करा फिर हार गए, तो फिर खड़े कब हो पाएंगे। तो डिप्रेशन में भी आप यकीन माने कि मैं रात रात भर यही सोचता था
कि मुझे पैसा कमाना है और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर बाहर निकलना आना है। है। लेकिन उस वक़्त कोई सुसाइडल टेंडेंसी भी थी? सुसाइडल टेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी कि भाई साहब आप ये समझें कि बस अटेम्प्ट हुँ, हुए या हुए नहीं, लेकिन थी सुसाइडल टेंडेंसी। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फैमिली, माय वाइफ स्पेशली, माय फादर, जिन्होंने मुझे हर परिस्थिति में सपोर्ट किया। हुँ, देखिए, आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे नाकामयाब हैं या जो लोग के भाई-बहन नाकामयाब हैं, सिर्फ़ एक बार मेरे पिताजी ने मेरे पीठ पे हाथ रखा और बोला, "बेटा मैं हूँ, टेंशन मत ले।" आप समझे मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। हालाँकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उनका हुँ, ये कहना कि मैं हूँ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरे पिताजी तो आज भी अगर मैं कभी परेशान होते हैं तो वो कहते हैं, "बेटा मैं हूँ, तू टेंशन मत ले।" हुँ, तो ये मैं कहूँगा आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत ज़्यादा भगवान का धन्यवादी हूँ। लोग कहते हैं अपने बच्चों को ये कुछ नहीं करेगा, मैं भी कहता हूँ अपने बच्चों को, लेकिन हुँ, मेरे पिताजी ने आज तक मुझे ये नहीं वेरी गुड। कहा। और शायद ये सीख है मेरे अंदर कि जब मेरे बच्चे इस लायक हो जाएँगे कि वो कुछ करने लगें, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब वो कुछ करेंगे तो शायद मैं भी उनसे कभी नहीं कहूँगा कि तुम नकारे हो या तुम कुछ नहीं, मैं कहूँगा बेटा मैं हूँ, यू ट्राई अगेन। ये कितना मुश्किल है, वही मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा बिज़नेस होना, पैसा होना, फिर बर्बादी पे आ जाना, एक पिता के लिए अपने बच्चे को डिप्रेशन में जाते देखना जी, और फिर भी ये कहना कि कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे। देखिए क्या है कि इसमें ना जो माँ-बाप होते हैं, कई दफ़ा वो ऐसी डिप्रेसिंग बात कहते हैं कि बच्चा टूट जाता है। लेकिन अगर माँ-बाप उसको सपोर्ट करें बच्चों को और माँ-बाप उन्हें सही राह दिखाएँ और उन्हें टूटने ना दें, तो कहानियाँ बन जाती हैं जी। एक कहानी आपकी बनी फिर। यस। तो जब ये दौर चला, जब आप बिस्तर पे थे, अस्पताल में थे, जी। तो उस वक़्त दिमाग में क्या चल रहा था? तब दिमाग में क्या चलता था कि क्या करूँगा, कैसे निकलूँगा या ये वाला बिज़नेस बंद करता हूँ, अब दूसरा शुरू करता हूँ? देखिए ऐसा है कि ये बिज़नेस का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें डायरेक्ट आपका मनी ही प्रोडक्ट है। किसी और चीज़ में जैसे आज आप हैं तो आपका कंटेंट एक प्रोडक्ट है आपके लिए। आज मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन गया हूँ, तो हुँ, मेरे लिए प्रोडक्ट वहाँ कंटेंट है। हुँ, या मैं जब सिरेमिक का काम करता था तो मेरे लिए मेरा प्रोडक्ट कुछ और था। हुँ, तो मुझे जो नुकसान होता था ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखता था, वो इमीडिएट नहीं दिख रहा होता था। हुँ, हुँ, अब जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आपने मान लीजिए एक फ्लैट लिया, 40-50 लाख, 1 करोड़, जो भी एक रकम का आपने फ्लैट लिया। अब आप सोचते हैं, या प्लॉट लिया आपने, चलो एक प्लॉट थोड़ा ईज़ी है बात समझाने में। हुँ। अब आपने किसी नोएडा के सेक्टर में प्लॉट लिया, वो 1 करोड़ का आया। 1 करोड़ इसलिए कह रहा हूँ कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। हाँ, वरना आ नहीं रहा है। तो 1 करोड़ का आपने प्लॉट ले लिया। हुँ, अब उस 1 करोड़ के प्लॉट में जी, कल को कोई प्रॉपर्टी डीलर आपसे आके कहता है, भाई साहब मेरे पास 90 लाख का ग्राहक है। आप कहते हो नहीं बेचूँगा जी, हुँ, मैं तो 1.5 करोड़ का ही बेचूँगा। हुँ, आप अपनी जगह पे अड़े रहते हैं और वो एक दिन ऐसा आता है कि 1.5 करोड़ का भी ग्राहक वो ले आता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके अंदर सब्र है। हुँ, और वो सब्र क्यों है? क्योंकि कहीं प्राइस लिस्ट चल नहीं रही, कहीं टीवी पे, कहीं मेरे मोबाइल पे, कहीं पे ये नहीं आ रहा कि आज रिलायंस का ये प्राइस हो गया, बैंक निफ्टी ये हो गई, निफ्टी ये हो गई। तो आपको अगर 5 लोग कह भी देंगे ना कि आपने प्लॉट लिया, अरे यार वो तो तुमने महँगा ले लिया, 1 करोड़ का नहीं, वो तो 90 लाख का मिल जाता। आप कहते कोई बात नहीं यार, रखा रहेगा, चलो काम आएगा। हुँ। अब जैसे सोना है, आज 70,000 है, लोग ले रहे हैं ना, क्योंकि लोगों को ऐसी उम्मीद है कि ये 1.5 लाख भी तो जाएगा, और 2 लाख जाएगा। भी जाएगा, 5 लाख भी जाएगा। मेरी शादी पे कुल ₹5,000 था सोना, 4,000 था बल्कि। हुँ, 4,000 से 6 हुआ, फिर 4 आ गया। तो जब हम सोना लेते थे तो हमारे पापा कहते थे, "बेटा ले ले, कोई बात नहीं, आड़े वक़्त काम आएगा।" और आया भी। मेरे तो आया जी, बाकियों का मुझे नहीं पता, हुँ, मेरे आया हुँ, ज़रूर। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, वहाँ आप निश्चित हो जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप सवा 9 बजे आते हैं बाज़ार में, आप इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं और वो आपको शाम तक ही 20-50 हज़ार का लॉस दिखा देता है हुँ। और आप लॉस काट के घर आ जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर वहाँ आते ही सारा सब्र खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक चीज़ लिखी दिखाई दे रही वहाँ है, डिजिट चल रहे हैं। वहाँ डिजिट चल रहा है। क्यों ऐसा नहीं कोई भी लोग करते कि अगर मैंने कोई चीज़ ली है, तो मैं उसे थोड़ा टाइम दूँ, थोड़ा सब्र रखूँ और अगर मुझे लॉस ही काटना है,
तो क्यों ना मैं 2000 के लॉस को काट दूं, 50,000 तक वो जाने ही ना दूं, जिसे हम स्टॉप स्टॉप लॉस। लॉस बोलते हैं। तो ये सब चीजें, डिसिप्लिन जब आप सीख जाते हैं मार्केट में, तो आप कामयाब अपने आप होने लग जाते हैं। और मेरे एक गुरु थे, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भाई मार्केट में आप क्या कमाओगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मार्केट को क्या दोगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैंने 100 रुपए की चीज ली, मैं 80 तक वेट करूंगा, यानी कि आई एम रेडी टू पे 20% फीस टू द मार्केट। अगर ये इससे नीचे जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा। अब मार्केट में वो 100 वाली चीज 110 पे मैं काटूंगा, 120 काटूंगा, 150 काटूंगा, 250 काटूंगा, ये मार्केट डिसाइड करेगा, क्योंकि वहां तक जाएगा या नहीं मार्केट मुझे तो पता ही नहीं। तो मुझे मार्केट को क्या देना है, दिस शुड बी, मेरा ट्रेड लेते ही मुझे पता होना यही चाहिए। आपके हाथ में है। और जितना आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते चलेंगे, तो मैं आज की तारीख में ट्रेड लेने से पहले ये देखता हूं कि इस ट्रेड में मेरा लॉस कितना हो सकता है। अगर वो लॉस जो है मेरे रेंज में है, यानी कि मेरी टोटल कैपिटल का 2% है वो लॉस, तो मैं उस ट्रेड को लेता हूं। अगर मैं उस ट्रेड में लॉस मेरा 2% से ज्यादा होने की उम्मीद है, मैं ट्रेड ही नहीं लेता। अच्छा। नाउ आई हैव सम रूल्स फॉर माई ट्रेडिंग। 2% से ज्यादा मैं लॉस नहीं लेता किसी भी ट्रेड में, चाहे मुझे 2% करके 5 बार लेना पड़े। आई एम रेडी टू पे दैट फीस, बट मैं रिस्क इससे ज्यादा नहीं एक बार में लूंगा। से ज्यादा लेते नहीं। एक ट्रेड में इससे ज्यादा नहीं लूंगा। और ये पहले नहीं था आपकी जिंदगी में? पहले तो शुरू में? हम जी 1 करोड़ के लॉस तक भी बैठे रहते थे, 50 लाख के लॉस तक भी बैठे कुछ रहते तो थे होगा। कि अभी पलटेगा, अभी हाँ, होएगा। अब तो कुछ होगा, अब तो तो चढ़ेगा। उसको बोलते हैं हमारी भाषा में ग्रीड एंड होप। तो ग्रीड एंड होप जिस दिन आपने मार्केट से निकाल दी, आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सेकेंडली, मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों के पास छोटा पैसा है, छोटा पैसा वेना इसे यानी 10, 20, 25 लाख तक छोटा ही पैसा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। अब कोई इस पर टिप्पणी करे कि 25 लाख कमाना आसान है या नहीं है, तो देखिए उसका मैं आपको तर्क दूंगा क्या है। आज मैं ये कहता हूं कि, या जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं वो ये कहते हैं कि महीने में 1.5-2% बन सकता है, इससे ज्यादा बनने में लॉस ज्यादा होने की उम्मीद है। तो हम उदाहरण लेते हैं पढ़ाकू नितिन का। पढ़ाकू नितिन जी हमारे सामने बैठे हैं आज। तो नितिन भाई, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं आज तक में, तो आपकी एक सैलरी होगी, हम फर्ज के लिए मान लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या सैलरी है और ठीक मैं है। उस डेप्थ में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं 50,000 मान लूं अपनी ऑडियंस को थोड़ा समझाने के लिए, और आपके पास 25 लाख रुपए भी हैं। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हैं, या 10 लाख रुपए हैं या 25 लाख हैं, 2% हम बताते हैं, तो 25 लाख से आप कितना कमा सकते हैं 2% के हिसाब से हर महीने, यानी कि 50,000 रुपए। बस यही है, मतलब ये एंड है। अब आपकी सैलरी भी हमने बताई कि 50,000 है, वो एक हमने एग्जाम्पलरी ली है, मतलब उसको आप प्लीज माइंड मत करिए, ज्यादा होगी मुझे लगता है। तो अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं ऑडियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब आपने क्या किया, इसको देखिए, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी नौकरी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। यानी कि हमें ट्रेडर कब बनना है, जब हम, जो हमारी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम उससे ज्यादा कमाए, तो ही तो इस ट्रेडिंग का आना फायदा चाहिए है। तभी। तो हमने ट्रेड किया, लॉस लिया, तो हमने उस कैपिटल का तो लॉस लिया ही लिया जो हमने अपनी लगाई, प्लस हमने आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी लॉस लिया, जो कि आप एक सैलरी कर से कुछ कमा सकते कमा थे। सकते थे, वो कमाई नहीं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों के पास छोटी पूंजी है, यानी 25-50 लाख या 25 लाख तक या 10 लाख तक, उनको क्या करना चाहिए कि ये पैसा दे देना चाहिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में सिप कर दे, जिसमें कि आज की तारीख में 1.5% महीने का निकल आता है ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, और ये आगे भी निकलता रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड अच्छा है, ऐसा तो सभी कह रहे हैं। और म्यूचुअल फंड सही है। क्योंकि देश बढ़ रहा है हमारा, हाँ। एक राइजिंग कंट्री है, ग्रोथ है पे है, तो इतनी रिटर्न म्यूचुअल फंड हमेशा निकालते रहेंगे। तो अगर म्यूचुअल फंड 1-1.5% कमा के दे सकता है, यानी कि उसने आपको 25 लाख रुपए लगा के 1.5%, यानी 37.5 उसने कमा के दिया आपको, आपने अपनी मशक्कत करी तो 50,000 कमाया आपने, यानी कि आपने उससे कुल 12,500 ज्यादा कमाया। इससे बेटर है 50,000 की नौकरी आप करें और पैसा अपना म्यूचुअल फंड को दे आने दें। दें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस द रिटर्न इज मोर। सेकेंडली, इसमें कोई आपको स्ट्रेस नहीं है, अगर आपका पैसा वहां गिर भी गया तो वो तो यहाँ भी गिर सकता है।
आपकी नॉलेज कम हो सकती है, म्यूचुअल फंड में पूरी टीम बैठी वो है, जो बैठा है उसकी 50 लोगों की टीम है, एंड ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू द फंड हाउस एंड सो मेनी अदर थिंग्स कि भाई मेरे फंड ने क्यों नहीं परफॉर्म किया। उसका जवाब है मार्केट गिर गई, लेकिन जब मार्केट उठेगी तो आप साथ में उठेंगे। तो जिसके पास कम पैसा है उसको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। ही शुड गो इन द मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, ताकि आपकी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक वो कॉस्ट प्लस द रिटर्न इज बेटर देन यू डूइंग फुल टाइम मार्केट। अगर आपके पास बड़ा पैसा है जिसमें कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीट होती है, तो आप जरूर करें ट्रेडिंग। मैं लोगों को कहता हूं भाई सीखो और करो। लेकिन वो भी सीखना समझने के बाद। सीखना तो बस जैसे मैं मस्ट है। सुन रहा था कि जब आप कर रहे थे और आप बहुत डेस्परेट हो गए जी। नुकसान के बाद, तो आप जगह जगह भागते थे सीखने के लिए। देखिए नितिन भाई, मेरा तो ये हालत हो गई थी क्योंकि मेरे अंदर पागलपन का जुनून एक सवार हो गया था। मुझसे किसी ने कहा कोई आगरा में सिखाता है तो मैं गाड़ी पकड़ के आगरा, किसी ने कहा भोपाल सिखाता है मैं भोपाल, किसी ने कहा बॉम्बे में बॉम्बे, किसी ने कहा चेन्नई में चेन्नई, किसी ने कहा गुजरात में गुजरात। मतलब आप ये समझें कि मतलब उस वक्त मैं ऐसा एग्रेसिव ट्रैवल कर रहा था। और मजे की बात, मैंने स्कूलिंग से लेके 12वीं तक शायद पूरे मेरे पिताजी ने 1 लाख नहीं खर्च करे होंगे। मैंने अपनी स्टॉक मार्केट एजुकेशन पे आई स्पेंड मोर देन 10 लाख रुपीस। वाह। किसी ने कहा मैं 1 लाख रुपए दे के सिखाऊंगा, मैंने उसे 1 लाख 1 रुपया दिया होगा, 99,999 नहीं दिए। काम आया लेकिन। देखिए मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि मैंने इससे सीखा वो काम नहीं आया, इससे सीखा ये काम नहीं आया। सबने मुझे सिखाया जितनी मेरी अकल थी, जितना मैं समझ पाया। देखिए मास्टर तो हमेशा अच्छा ही पढ़ाता है, ये स्टूडेंट होता है जो समझ पाता है या नहीं। तो मैं किसी पे उंगली उठाने के बजाय मैं ये कहूंगा कि आई वाज नॉट गुड स्टूडेंट इफ आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देम। तो आपने सीखा भी, खूब भागे दौड़े भी, लेकिन फिर भी अपना नुकसान होने से बचा नहीं सके एक समय। और उसके बाद उस वक्त आपके दिमाग में ये भी था कि भागूंगा नहीं, बल्कि इस पैसे को वापस कर लूंगा। वापस तो लाना है। और फिर जब वहां से निकले, फिर कहानी क्या है अस्पताल से निकलने के बाद की? देखिए जी, उसके क्या अलग किया? हाँ, मैं इसलिए उसके कहूं, दो बाद अलग मैंने फेज है। क्या अलग किया, एक तो मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग को, यानी कि मैंने ये निर्धारित किया कि मैं लेवरेज पे काम नहीं करूंगा, मैं अपने पैसे पे ही काम करूंगा, ताकि मेरा 10 लाख का लॉस 10 लाख पे ही रहे, वो 1 करोड़ का लॉस मेरे 10 लाख के ऊपर हावी ना हो जाए। तो आई से नो, बिग नो टू लेवरेज, दिस इज वन। सेकंड, मैंने एक काम और शुरू कर दिया जिसको हेज बोलते हैं। अब आपकी ऑडियंस को इजी भाषा में समझने के लिए, हेज क्या होती है, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस जो कि मार्केट में मिलती है, जिसकी की कॉस्ट है 3 से 5%। आप वो हेज खरीदिए और बैठ जाइए। अब आपका नुकसान उतना ही हो सकता है जितने की वो इंश्योरेंस है। मार्केट जीरो भी हो जाए तो भी आपका नुकसान सीमित है। तो मैं नितिन भाई, जब मैं मेरे अंदर मतलब हॉस्पिटल जाके मेरा भी ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो मैंने उसके बाद ये शुरू किया कि भाई साहब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बगैर इंश्योरेंस लिए काम नहीं करूंगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि रात को मैं सो रहा हूं तो सुबह अगर मार्केट जीरो हो जाए, कोई अपने मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज अपनी कंट्री पे कोई आपदा विपदा है। जब ये यूक्रेन और रशिया हुआ उस वक्त भी बाजार बहुत तेज गिर गया, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल, मतलब आजकल लोग सब जुड़े हुए हैं, FIIs का बस पैसा, ये वो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, पुराना भारत तो रहा नहीं, पुराना पुराना मार्केट भारत भी तो नहीं रहा रहा। नहीं जी। यही कंज्यूम हो रहा है, यही सब कुछ चल रहा है। तो क्या है कि दुनिया में कहीं भी कोई आपदा विपदा हो जाए तो अपना तो भाई रातों रात मामला लुट सकता है। तो मैं अब जो सोता हूँ भाई साहब, ये सोच के सोता हूँ कि कल सुबह मतलब मेरे को तो ये ऐसा लगता है कि एटम बम गिरने ही वाला है और अपना नुकसान कितना होगा ये पता होना चाहिए। बस, हाँ। अब अगर आपको ये पता है कि मेरे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है एंड यू आर रेडी फॉर दैट, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हाँ, कम से कम डिप्रेस तो नहीं हो पाएगा। बस पता ही था। पता ही था। तो एक तो ये जरूरी बात जी। ये करना दूसरा, मैंने कम से कम 50 लोगों से सीखा है। मुझे एक छोटे से छोटे ट्रेडर ने भी सिखाया है, बड़े से बड़े ने भी सिखाया है। और जैसा मैंने बताया, मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ और था भी। वो क्यों था? क्योंकि मैं हर किसी के पास पहुंच जाता था, भाई तू कुछ सिखा दे, भाई तू कुछ सिखा दे, पैसे लेके सिखा दे, फ्री में सिखा दे, जैसे तेरा मन करे वैसे सिखा दे, लेकिन बस सिखा दे। मैं हरे में उठना शुरू हो जाऊं, क्योंकि मैं लाल लाल देख देख के ना मैं अपने आप से डर गया था। लग रहा था मैं ही पनौती हूँ। बस जो मैं ले लूंगा वही गिरेगा। ये भी नितिन भाई मैं बोलने लगा था
मेरे साथ अगर 10-12 लोग ट्रेड कर रहे होते थे तो मैं कहता था देखो भाई मैंने प्लस कर लिया है तो मैं तो लॉस में जाऊंगा, तुम लोग सेल कर लो तो तुम्हें तो बेनिफिट मिलेगा। ये भी एक वक्त आ गया था, मैं मतलब अपने आप को इतना नेगेटिव उस पे ले आया था और इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर भर गई थी कि आप यकीन माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके और मेडिटेशन से लेके कोई यूट्यूब की ऐसी वीडियो नहीं थी जो मैं नहीं देखता था, लेकिन कोई चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही थी। और अब पढ़ भी रहे थे। कितनी किताब पढ़ी है आपने उस वक्त? किताबों से ज़्यादा मैंने लोगों से रह रह के और यूट्यूब से और बहुत सारी जगहों से सीखने की कोशिश करी। लेकिन आज मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो लोग सिखा रहे हैं और जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो क्या है कि वो एक बहुत बड़ी खिचड़ी है। उसमें 80% चीज़ें काम की नहीं है। जैसे हम क्लास 9 से 12 तक या 8 से 10 तक पढ़ते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करी और पढ़ाकू नितिन ने भी शायद नहीं करी हो, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन होती है, पढ़ाई जाती है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पर पार्टी चली आ रही है। लोग कहते हैं ये भी देखो, जिसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कुछ मत समझो तो टॉक टू चार्ट, कैंडल तो बता ही रही है ना कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ, चार्ट प्राइस देखने बस। जरूरी। हाँ, मतलब चार्ट तो ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको बहुत गणित भी नहीं आता तो भी आप समझ ही जी, सकते हो उसे देख के ग्राफ को, बिल्कुल। ऊपर गया नीचे गया 5 यस। साल में कहाँ गया। लेकिन आपकी ये भी शिकायत है कि लोग चार्ट भी नहीं देखते, पैसा लगा देते हैं बस। देखिए ऐसा है कि जो लोग नादान हैं मेरी तरह, मैं मतलब नादान था लेकिन लोग आज हैं, वो अपनी स्टडी पे, अपने चार्ट पे, अपनी एजुकेशन पे उन्हें इतना विश्वास नहीं है जितना उस पान वाले पे, दुकान वाले पे, रिक्शे वाले पे या अपने दोस्त पे है, जो उनको कहता है कि तू ये स्टॉक ले ले, और वो अपनी हार्ड एंड अर्न्ड 1-2 लाख 5 लाख रुपए लगा के लॉस लेके बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें अपने से ज़्यादा विश्वास उन पे है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनते हैं अब तो, उसमें हर आदमी को एक ही चीज चिपका देते हैं सबके। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप की कहानी क्या है, इसको बोलते हैं टिप्स। ये सेबी की तरफ से वैसे एक नेगेटिव चीज़ है और ये बैन है सेबी की तरफ से। यानी कि मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई ये शेयर है, एक्स शेयर वाई प्राइस पे मिल रहा है, तुम ले लो, और ये चीज़ आपने रिकॉर्ड करके सेबी को भेज दी, तो मेरे ऊपर एक्शन हो सकता है, मैं जेल भी जा सकता हूँ। ये इतनी मतलब बताइए। किसी को रिकमेंड करना पाप है। यहाँ लोग रिकमेंडेशन यहाँ ढूंढ रहे हैं, रिकमेंडेशन पे लोग जो खूब है चल चल रही रहे हैं। अब टिप्स का धंधा कैसे चल रहा है वो समझिए, और शायद हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन हम अपने एक दोस्त है उसके साथ एक दिन ऑफिस में बैठा था मैं, तो मैंने उसको कहा देख भाई मैं 2 दिन से आज मेरी कमाई हो रही है, तो उसने कहा कैसे हो रही है, क्योंकि वो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर ही था। तो मैंने कहा देख भाई मैंने इस बंदे की टिप्स ले ली है और ये चल रही है। तो उसने कहा कैसे चल रही है, तो मैंने कहा यार 6,000 रुपये का ये ग्रुप लिया है, तू भी ले ले। तो उसने भी आनंद फानन में सब्सक्राइब करा दिया। अब हुआ क्या जी कि एक दिन बाई चांस वो और मैं साथ बैठ के, हमने कहा चल साथ बैठ के ट्रेड कर लेंगे। तो 12 बजे मैं उसके ऑफिस पहुंच गया, या शायद वो मेरे ऑफिस आ गया। तो उसमें मुझे आज भी ध्यान है, उसमें मेरे पास आया कि 1263 रुपए पे LNT बेचना है। अच्छा। और 5 मिनट बाद उस पे आया कि LNT खरीदना है। तो हमें उस दिन टिप्स का सच पता लग गया कि उनके पास अगर 100 लोग हैं या 500 लोग हैं, तो वो 250 को कह रहे हैं ले लो और 250 को कह रहे हैं बेच दो। 250 का तो ट्रेड कंफर्म होने ही वाला है। तय है 50% तो 50% सही होना है, क्योंकि बाजार एक तरफ तो जाएगा ही। जो 50% खुश हो गए वो उनके ग्राहक वो हो गए। उनके ग्राहक हो गए, और जो हम जैसे दुखी हो गए तो उन्होंने कह दिया भाई कल दोबारा ले लेना। देख, हाँ, कल करा देंगे पूरा। ठीक है, कल लॉस पूरा करा देंगे। अब उन्होंने फिर अगले दिन कोई LNT नहीं पकड़ा, HDFC पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा कि खरीद लो, और दूसरे को कह दिया बेच लो। अब फिर 50% कन्फर्म हो गए। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि अभी जिनकी ताजा ताजा नींद खुली है, बाजार में जागे हैं लोग, जी, उन्हें इस बात का बहुत आइडिया नहीं है कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें आइडिया कौन देगा, उन्हें जागरूक कौन करेगा, किसका ये काम है? आप बताइए। सेबी करे, वो देखिए खुद हों, सेबी क्या करे? ये तो कहती है कि ये करना है और ये नहीं करना है, हाँ। लेकिन सेबी कोई ये नहीं कहती कि ये एक इंस्टीट्यूट है यहाँ जाके सीखो। NISM एक इंस्टीट्यूट बना जरूर हुआ है, लेकिन उसका कोई क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये किसी की अवेयरनेस ही नहीं है। किसी स्कूल कॉलेजेस में स्टॉक मार्केट एज ए सब्जेक्ट है ही नहीं। बताइए। तो ट्रेडर जो होता है वो सुबह पैसा लेके बस्ता ब्रीफकेस में पैसा भर के आता है 9:15 बजे,
वो सोचता है कि भाई मैं तो किंग हूं क्योंकि मुझे तो बटन F1 F2 दबा के बाय सेल करना आता है। वो करता भी है। दुर्भाग्यवश अगर उसको 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए तो आप समझ लीजिए वो अपना घर भी बेच के पैसा लाएगा। ये नशा ऐसा है। क्योंकि वो जो फीलर है और यूट्यूब उसे और पागल कर देता है। उसमें कोई एक आदमी उसके साथ फ्रॉड ये करता है शाम को, वो एक वीडियो बना के डाल देता है कि मैंने 100 रुपए की चीज़ ली और ये 850 चली गई। तो नितिन भाई 100 रुपए की लेके कोई आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जो 850 तक उसे पकड़ सकता हो। वो सब फेक स्क्रीनशॉट्स होते हैं, फेक उस पे सब लिखा जाता है और ऐसे कई लोग पकड़े गए हैं। दे वर डिमॉन्स्ट्रेटिंग फेक अकाउंट्स जिस पे कि सेबी ने एक्शन भी लिया है। उनके खुलासे हुए हैं जो कि यूट्यूब पे भी खुलासे पड़े हुए हैं, ट्विटर पे भी पड़े हैं, इंस्टा पे भी पड़े हैं कि ये आदमी फेक वो कर रहा और था वो झूठ बेच रहे थे और वो झूठ बेच उसने रहे कुछ थे। नहीं किया ऐसा, क्योंकि आप कहते भी हैं कि जी। जिसने 100 का सामान खरीदा हो भाई वो 120 100 140 पे लेकर निकल ही जाएगा निकल ही जाएगा, वो कोई नहीं 800 तक रुकता बैठ ही नहीं सकता। कोई नहीं रुकता है। हाँ, भूल गया तो अलग बात है। 800 पे लेके आप 100 तक उस लॉस को कैरी करेंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं कैरी कर नहीं सकते करते लोग। क्योंकि हर आदमी के बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है, यार मैं कहीं ये ट्रेड भी मेरे लॉस में ना आ जाए, कहीं ये भी लॉस में ना आ जाए, कहीं ये भी लॉस में ना आ जाए। आज किसी को मैं बोल दूं कि इसमें 200 रुपए कमा सकते हो, लोग ट्रस्ट ही नहीं करते क्योंकि सबको इतना डर है कि उस डर से लोग उभर ही नहीं पाते। और मार्केट भी देखिए बड़ा बेरहम होता है। हम्म, वो क्या करेगा, 100 रुपए पे आपने लिया, वो पहले 120 आएगा, फिर वो 105 आएगा, हम्म, फिर वो 140 जाएगा, फिर वो 95 आएगा। अब आप सोचोगे यार मैं 140 पे कट जाता, आप 95 पे ही निकल जाओगे। 95 वो सीधा 165 आएगा। वो इतना फ्लक्चुएट करेगा कि यदि आप ढंग से पढ़ते नहीं अगर हो तो आपको आपने समझ में नहीं उसका आएगा। हेज या कोई प्रॉपर तरीके से सिस्टम नहीं बना रखा, हम्म, आप 100 वाली चीज 120-25 में बुक नहीं करके आप 90 पे ही लॉस बुक करोगे। ये 90% लोगों के साथ होता है। हम्म, इसको बोला जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग। लोगों को निकाला जाता है। जो बड़े बड़े देखिए आज जो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, जो एफ एंड ओ जिसे फ्यूचर एंड ऑप्शन हम बोलते हैं, ये एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम ये होता है कि समझ लिए 10 लोग हैं, उन 10 लोगों के पास सब पे 100-100 रुपए हैं, तो 1000 रुपए हो गए। अब ये मार्केट का 1000 रुपए जो है जीरो सम गेम हो गया। हम्म, यानी कि आप ए का पैसा बी के पास गया, बी का सी के पास गया, डी का एफ के पास गया, एफ का ए पे गया। ये 1000 रुपए ही घूमता रहेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मेरा लॉस आपका फायदा, आपका लॉस किसी और का फायदा, किसी और का लॉस मेरा फायदा। ये ऐसे ही चर्निंग होती रहेगी। पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहेगा और जो लास्ट में जिसके पास होगा वो विनर हो जाएगा। बस यही है। लोग समझते नहीं है लेकिन, है ना? जी। आपने खूब समझाने की कोशिश की होंगी। अब तो आप एक कंपनी चलाते हैं, ठीक है, लालच है, सब कुछ है, सारी बात है। लेकिन हमारे सामने उदाहरण भी तो हैं लोगों के गिर के बर्बाद होने के। आप लोग क्या बताते हैं? उन्हें आप क्या सिखाते हैं? कैसे समझाते हैं कि ये मत करो, ये करो? देखिए सबसे पहले तो जो अगर कोई मेरे से पूछता है या मैं हुँ, बताता हूँ, हुँ, एक तो मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं उसे इतना पर्याप्त बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो खुद खरीद बेच सके। हुँ, दूसरा, हेज कर लो भाई, यानी कि इंश्योरेंस ले लो। हुँ, हेज नहीं ले रहे तो 2% लॉस हो, स्ट्रेट से बाहर आ जाओ। अपनी गलती मान लो कि भैया हमसे गलत हो गया, दोबारा ले लो, तिबारा ले लो, 5 बार ले लो। आज मैं अपना लॉस लेके खड़ा रहूंगा तब तो कल ट्रेड कर पाऊंगा। तो कैपिटल प्रोटेक्शन जिस आदमी ने सीख ली हुँ, कि मुझे तो सिर्फ 2% देना है, 1% देना है, आधा % देना है, वो अपनी कैपिटल को बचा पाया, कल वो दोबारा खड़ा रह सकता है। हुँ, जिसने सोचा कि आज ही मार्केट बंद हो जाएगा, हुँ, वो खत्म हो जाएगा। मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। हुँ, आप देखिए कोविड आया, हुँ, सारे काम बंद हो गए, लेकिन मार्केट एक दिन बंद नहीं हुआ। मार्केट में ट्रेडर्स बड़े ही हैं तब से। तब से ही बढ़े हैं। ठीक है, हुँ, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था वो भी ट्रेडिंग में घुस गया। एक आंकड़ा आया था, उसमें शायद किसी कंपनी ने ये बोला था कि हुँ, इस दौरान करीब 1 से 2 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं हुँ, और सबका एवरेज साइज जो है वो करीब 1 से 1.5 लाख है। हुँ, तो आप सोचे कि अगर मान लीजिए इतने ज्यादा अकाउंट खुले हैं और 1-1.5 लाख रुपए सब में है, हुँ, हुँ। तो कितना बड़ा वॉल्यूम है ये पैसे का। हाँ, जैसे ये मेरे पास था आंकड़ा, कुछ सालों से हर महीने औसत 20 लाख डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं और फरवरी 2024 तक का आंकड़ा था भारत में कुल 15 करोड़ तक डीमैट जी। अकाउंट पहुंच गए हैं जी। और 4 साल में सेंसेक्स 26,000 से 77,000 पहुंच गया। बिल्कुल।
नहीं, अब देखिए हम कहते हैं, लोग पूछते हैं कौन से शेयर में पैसा लगाएं, कौन से शेयर में पैसा लगाएं। भाई मोदी जी ने जिस दिन ओथ ली थी पहली बार, उस दिन सेंसेक्स था 6,000, ओ निफ्टी था 6,000, आज निफ्टी 23,000 पे है, यानी कि ऑलमोस्ट 4x बढ़ गया। बाप तो आपको कहीं और क्यों पैसा लगाना है, आप हिंदुस्तान में पैसा लगाओ ना। रे। निफ्टी क्या है? निफ्टी में ही लगा दो। 50 बेस्ट कंपनियों का समूह को निफ्टी बोलते हैं, इसलिए उसका नाम निफ्टी 50 है। निफ्टी 50। भाई सबसे ऊपर रिलायंस आती है, ऐसे जिसकी कम 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 करते करते 50 बेस्ट कंपनी जो है। इनमें एक अच्छी बात क्या है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो अंडर परफॉर्म कर रही है, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, येस बैंक एक समय में निफ्टी का हिस्सा था, लेकिन येस बैंक में कुछ प्रॉब्लम हुई, उनके जो चेयरमैन वगैरह के साथ जो भी रहा, उसका प्राइस गिरने लगा, उसका मार्केट कैप कम हुआ, इमीडिएटली 51 नंबर पे जो कंपनी खड़ी थी वो 50 में पहुंच गई और येस बैंक को निफ्टी से बाहर कर दिया गया। तो इंडेक्स में ट्रेड करने का एक ये फायदा होता है कि कभी जिंदगी में इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता। निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, फिन निफ्टी इंडेक्स है, अब तो इंडिया में काफी इंडेक्स हैं, काफी सारे। और कल एक शायद और बना है, कुछ ईटीएफ या इंडेक्स बना है, मुझे अच्छा। पता नहीं है। ईवी एंड ऑटोमोटिव, न्यू एज ईवी एंड ऑटोमोटिव के नाम से भी एक है, वो अच्छा। इंडेक्स है या वो है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उसमें ट्रेड करेंगे तो आप एक तरह से सारी ऑटोमोटिव और ईवी में ही पैसा लग रहा है अच्छा। आपका। 33 कंपनी है उसमें कुछ, हम्म, तो ऐसे सेक्टर बनते रहेंगे और उसमें सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी बन रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी एक सेक्टोरियल इंडेक्स है। हम्म। लेकिन कुछ लोग हैं जो बैंक निफ्टी से भी दूर रहने की सलाह देते हैं। देखिए, अब अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो मैं समझता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं। किसी को इन्वेस्टिंग करनी है हम्म, तो आप जो कंपनी आपको पसंद आती है उसमें शेयर खरीदें, हम्म। हिस्सेदारी लें। मतलब एक्चुअली पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जो मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ, कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है या जी, ट्रेडिंग करनी जी, है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आप अगर छोटे व्यक्ति हैं, छोटा पैसा है आपके पास, तो आप एसआईपी से घुसो अंदर, समझो, सीखो, फिर खोल के खेलो। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए और लर्निंग भी होनी चाहिए। बिना लर्निंग के घुसोगे तो आपकी तरह की स्थिति पा सकते हैं जो पहले आपने जी। पाई। तो इतना तक तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों के अंदर जो समय भी नहीं है, पैसा भी कहीं लगाना है, वो देख रहे हैं ज़मीन में लगाएँ, इसमें लगाएँ, उसमें लगाएँ, एक हड़बड़ाहट है। तो आपको क्या लग रहा है, ये हड़बड़ाहट अभी और बढ़ेगी, लोग अभी मार्केट की तरफ और अट्रैक्ट होंगे, या ये जो कुछ उदाहरण हैं, इनकी वजह से अभी बबल फूटेगा? कभी तो होगा कि लोग बाहर आएँगे कि नहीं यार, ये खराब चीज़ होगी। देखिए क्या है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, ये बबल भी मैच्योर होते जा रहे हैं। यानी कि हमें जो चीज़ लग रही है बबल है, हो सकता है वो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द कंट्री हो। हुँ, और आप पिछले 10 सालों में देखें भाई, कंट्री में इंफ्रा के नाम पे तो बहुत कुछ हुआ है। हुँ, सड़कें देखिए कितनी अच्छी हुई हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक बबल है। ये बबल हो सकता है, ये तो जब फटेगा तब हम सबको पता तभी लगेगा पता चलता है। कि ये बबल था या एक्चुअल था। इसके लिए मतलब मैं आई एम टू स्मॉल टू आंसर हुँ, ऑन दिस। हुँ, लेकिन हाँ, इंडिया ओवरऑल, अब मैं इसको कैसे देखता हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है। हुँ, उसका मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है, हुँ, राइट? हुँ, जियो आया, हुँ, जियो ने फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी को अपनी हिस्सेदारी दी, यानी कि वो लोग आके हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, हमारी कंपनियां यहाँ से बाहर जा जाके और कंपनी में, जैसे टाटा ने जेएलआर ले लिया, हुँ, स्टील में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यानी कि हम भी बढ़ रहे हैं और लोग भी हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं। हुँ, वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही है तभी लगा रहे हैं ना। हुँ, हुँ, आज मेरी स्टडी में कमी हो सकती है, लेकिन फेसबुक के पास तो पूरी टीम बैठी है ना भाई साहब। हुँ, हुँ, उनके पास तो पूरी कम से कम 100 आदमियों की टीम होगी, जिन्होंने 5 अलग-अलग रिपोर्ट बना के दी होगी कि अगर हम इस कंपनी में पैसा लगाएँगे, तो इसकी ग्रोथ के साथ हमारी भी ग्रोथ जुड़ेगी। कोई फॉर नेम सेक तो उन्होंने नहीं इन्वेस्टमेंट करी रिलायंस में। हुँ, तो रिलायंस एक कंपनी है, ऐसे ही अडानी है, ऐसे ही एचडीएफसी बैंक हुँ, है, ऐसे ही इंडियन ऑयल है, ये है। जब देखिए, ये क्या होता है, ये पूरा ना एक वो होता है विशियस सर्कल। हुँ, ये कैसे चलता है कि आज एक कंपनी है जिसने की एक अपना एक्सपेंशन करा, कोई एक प्रोडक्ट एक्स बना रही थी, वो उसने वाई भी इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे पहले रिलायंस वाले तेल बना रहे थे, उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म के अंडर हुँ, ये मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया, मतलब हुँ, ये हुँ, जियो ऐप। आईएसपी बन गई, मतलब वो बन अच्छा, गए, क्या नाम, नेटवर्क लॉन्च कर दिया, जो ये मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क लॉन्च कर दिया, ऐप लॉन्च कर दी। हुँ, तो ये केवल लॉन्च नहीं हुआ, हुँ, इससे कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला होगा।
हर शहर में टावर लगे हैं, हर 500 मीटर पे टावर लगा है, टावर में बिजली भी जा रही है। तो इससे क्या हुआ, बिजली कंपनियों को भी काम मिला, जनरेटर की कंपनियों को भी काम मिला, रोजगार मिला लोगों को, जिनके घर के आसपास लगा उन्हें जिनके घर मिला। के आसपास लगा उन्हें भी काम मिला, हम्म, और पब्लिक को भी एक सुविधा सस्ती मिली। हम्म, अब जिन लोगों को काम मिला उनके हाथ में पैसा आया, उन्होंने उस पैसे से सोचा कि चल मैं अब पैसा आ गया गाड़ी लूंगा। गाड़ी लेगा तो फुल डाउन पेमेंट तो लेगा नहीं, वो क्या करेगा, बैंक से फाइनेंस कराएगा, उसकी एलिजिबिलिटी होगी गाड़ी लेने की। अब जैसे ही उसने बैंक से फाइनेंस कराई, बैंक को ब्याज मिल गया। अब बैंकों ने क्या कहा, भाई हमारे वी आर बिकमिंग कैश रिच। उसने इंडस्ट्री को कहा, भाई आपको लोन चाहिए आप हमसे लोन लो, जो 15% लोन दे रहे थे वो 6% 8% पे आ गए। पूरा तो तंत्र है, पूरा एक साथ तंत्र विकसित है हो रहा है, ये। फल फूल रहा है। तो जब कोई भी चीज बढ़ती है, अब जैसे सड़कें बन रही हैं, अब सड़कें बनने का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए यहाँ से देहरादून दिल्ली की सड़क बन गई तो सिर्फ मैं क्योंकि एज ए टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ देहरादून, मुझे फायदा हो रहा है। जो जो गांव और शहर वहां आएगा उनकी जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, वहां रोजगार बढ़ेगा, देहरादून में टूरिज्म बढ़ेगा, सड़कों के लिए टोल बढ़ेगा, गाड़ियों के लिए जगह बनेगी। तो मतलब इम्पैक्ट जो आएगा इसका पूरी अर्थव्यवस्था पे आता है। बिल्कुल। तो जब इकोनॉमी में पैसे की रोटेशन चालू हो जाती है तो ग्रोथ अपने आप आती है। मेरे पास आज एक कमीज है, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं 5 लूंगा, तो मेरे पैसे से दूसरे की कमीज का कारोबार चला, उसके पास पैसे आए उसने गाड़ी ली, गाड़ी से बैंक चला, बैंक ने फिर लोन दिया, लोन से फिर एक्सपेंशन हुआ। तो ये पूरा एक तंत्र चलता रहता है। तो जब देश बढ़ रहा है, सारी कंपनियां ग्रोथ पे हैं, तो मैं ये कैसे सोच लूं कि मेरा स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा? चलेगा ही, चलेगा ही। और साबित हुआ है, चल रहा साबित है, हुआ है, और चल साबित रहा है। देखिए, जो चीज मैं गलत हो सकता हूं लेकिन विदेशी कंपनियां भी गलत कैसे हो सकती हैं? एफआईआई देखिए कितना पैसा लगा रहे हैं हर महीने। मतलब $2 बिलियन 2 बिलियन की सिप आ रही है, लोग पैसा लगा रहे हैं, तभी बढ़ रहा है ना मार्केट। तो ये चीजें चलती रहेंगी, सिर्फ हमें अपने लिए देखना है कि व्हाट इज गुड फॉर अस, जो हमारी रिस्क एपेटाइट और साइकोलॉजी को सूट करे। बिल्कुल। कुछ सवाल हैं जो पढ़ाकू पार्टी ग्रुप पे आए थे, जी जी। और मुझे उम्मीद ये थी कि मैंने अभी लोगों से पूछा था, कम ही आएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आ गए। और इसलिए मैं कह रहा था कि लोगों को बड़ी जागरूकता इस मामले में आ गई है कि ये इस जगह पैसा बन रहा है, इस मामले में कम है, कि ये इतना आसान भी नहीं है जी। बनना। आप कहते भी हैं कि सबसे मुश्किल तरीका है आसान पैसा आसान बनाने पैसा का। बनाने का। कपिल राठी ने पूछा, मैं चाहूंगा संक्षेप में आप जवाब दें, कुछ का तो आप दे चुके हैं, कि आम आदमी कैसे इन्वेस्ट करे। देखिए, शुरू में वो थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने, हाँ। किसी से भी रजिस्टर्ड से पूछे, या बहुत सारी रिसर्च आती रहती है, moneycontrol.com एक फ्री है, उस पे आती रहती हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में रिपोर्ट देती हैं, उनको पढ़ें, और फिर थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग चार्ट की लाएं। चार्ट को लगा लें आप डेली टाइम फ्रेम पे, और चार्ट भी आज की तारीख में आप फ्री देख सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताता जो पैसे दे के होती सही हो। है, एक्सेस है। ट्रेडिंग व्यू करके एक वेबसाइट है, दैट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल। आप उसमें जाएं, केवल एक 20 ईएमए की लाइन लगा लें। बाजार उसके ऊपर है तो मुझे खरीदना है, उसके नीचे है तो मुझे अवॉइड करना है। बस बहुत सिंपल सा तरीका है, ये आप छोटा सा करें। और अगर मैंने किसी चीज में घुस गया हूं तो मैं बस थोड़ा सा ये समझ लूं कि उसकी इंश्योरेंस कैसे ले सकता हूँ, हेज कैसे ले सकता हूँ, और मैं वो ले लूं तो मैं मतलब आई एम सॉर्टेड। सही। रमन पूछ रहे हैं कि एसआईपी करूं या ट्रेडिंग करूं। देखिए, कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड सिप करें, और म्यूचुअल फंड सिप अगर किसी के पास 5 से 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, तो उसको भी करने का एक तरीका है जिससे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। आप एफडी करें सबसे पहले, तो आप म्यूचुअल फंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिप करनी है आपने। अगर आपके पास मान लीजिए, मैं कहता हूं 1 लाख रुपया है, तो आप उसे 20 पार्ट में डिवाइड कर दें 5-5 हजार की। अब आपके पास 5-5 हजार के 20 वो हो गए। आप पहली एफडी करें केवल 30 दिन की, दूसरी एफडी करें 60 दिन की, यानी कि हर पहली तारीख को आपके अकाउंट में 5,000 रुपए आ जाए, थोड़े से ब्याज के साथ। क्योंकि 5,000 जो 60 दिन के लिए रखेंगे तो 100-200 रुपए ब्याज भी आएगा। अब जैसे ही वो आपके अकाउंट में आ गया 5,000, अब आप उसकी म्यूचुअल फंड सिप ले लें, तो आपको एफडी का भी ब्याज मिला और सिप का भी बेनिफिट मिला। ठीक है कि नहीं? तो ये एक ऑप्टिमाइज तरीका है आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने का। पहली दूसरी जो वो होंगी उस पे आपको कम दिखेगा, लेकिन जो 20वें महीने की एफडी होगी उस पे आपको एक ठीक ठाक सा कुछ दिखाई देगा, वहां दिखेगा। राइट? तो जब आप ये छोटा छोटा पैसा जो आ रहा है इसको भी करेंगे तो एक किस्त आपकी म्यूचुअल फंड की शायद मैं समझता हूँ एक एक्स्ट्रा निकल जाएगी। बिल्कुल।
तो आपकी देखिए यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो गई, वहाँ भी। इसके बजाय कि आप पैसे को मतलब सेविंग्स में रखें, वहाँ तो कुछ सही मिलना बात। ही नहीं है। तो सिप करिए आप, हुँ। पैसा बनेगा। अभी एक सवाल आया है मकरंद आचार्य, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कैंडल चार्ट या एक्सपर्ट होना ज़रूरी है? और क्या ये सही अनुमान देता है? देखिए चार्ट जो होता है वो एक लेगार्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस है, यानी कि पहले प्राइस वहां पहुंचता है, बाद में चार्ट उसको चमकाता है। हुँ, हुँ, ठीक है ना? चार्ट से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पहली कैंडल ऐसी बनी, अगली ऐसी बननी चाहिए। हुँ। वो कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है। हाँ, अगर कुछ इधर-उधर ना हो गया, तो हाँ, ऐसी ही तो बननी ऐसी चाहिए। ही बननी चाहिए। हुँ, ठीक है ना? तो चार्ट जो होता है वो एक सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस है, हुँ, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो सिर्फ आप हैं कि अगर ये हो गया तो मैं अपनी पोजीशन को काट के बाहर आ जाऊंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। सही। बस। आपको बस अपने बारे में तय करना है। जी। अगले के बारे में तो बस आइडिया ही है। बस। मंगलम पूछ रहे हैं कि एनएससी ने हाल ही में निफ्टी ईवी और निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स पेश पेश किए हैं। इन दोनों इंडेक्स के लिए अगले 5 साल का क्या नज़रिया? देखिए फिर वही वाली बात कि सड़कें बन रही हैं। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरफ आप देखें वहां सड़कें बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिल्ली के आसपास बन रही है, बॉम्बे में बन रही, पूना भी बन रही, सब हुँ, जगह बढ़िया हुँ, सड़कें हुँ, बन रही हुँ। हैं। तो सड़कें बनने से टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ता ही बढ़ेगा। बढ़ता है। तो टूरिज्म वाला भी चल सकता है, और उस पे गाड़ी चलेगी। और उस पे गाड़ी चलेंगी तो गाड़ी वाला भी चल और सकता है। ईवी आनी ही आनी है, ये तो और तय है अब। पोल्यूशन की वजह से देखिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। हम हुँ, पहले वो था अपना नॉर्म्स 2 था, 3, 5, 6, अब मेरे ख्याल 6 पे आ गए हैं हम। हाँ, 6 से आगे। तो यूरो नॉर्म से 6 पे चल रहे हैं। तो ये आगे और हुँ, मतलब हार्ड ही होने हैं नॉर्म्स, को ईज़ तो होने नहीं है। ईवी जो है वो फ्यूचर है, लेकिन कितनी कामयाब होगी ये अभी कहना मुश्किल है, हुँ, क्योंकि उसके साथ थोड़े से चैलेंजेस भी हैं। हुँ, क्योंकि ईवी की जो लेड की प्रोडक्शन या लिथियम की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग है। हुँ, फिर इनका डिस्पोजल पोल्यूटिंग है। लेड और हुँ, लिथियम को डिस्पोज ऐसा नहीं है कि आपने फेंक दिया। फेंक दो, नहीं है। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, जो अभी दुनिया इसका विकल्प निकालने के लिए हुँ, कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, आज ईवी गाड़ियां तो चल ही रही हैं, कामयाब तरीके से चल रही हैं, अरे! 400-500 किलोमीटर तक दौड़ रही हैं हुँ, ईवी गाड़ियां। हुँ, तो टेक्नोलॉजी चेंज फिर कोई हुँ, आएगा तब देखेंगे। तो अगले आज 5 की साल में तो 5 साल में तो है। यहाँ से तो ठीक-ठाक दिखता है। देखिए अभी क्या हुँ, हुआ है, ऑटोमोटिव सेक्टर्स में ना एक डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है। हुँ, वो क्यों आ गई है, जैसे मैं आपको अपने घर का ही उदाहरण देता हूँ। हुँ, हमारे पास एक 12-15 साल पुरानी गाड़ी थी, जो हम खींचे जा रहे थे, रिक्शे की तरह चल रही थी वो। हुँ, लेकिन अब जब से ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई है कि 10 साल डीजल गाड़ी, 15 साल पेट्रोल पेट्रोल। गाड़ी, हुँ, तो वो गाड़ी हमें डिस्कार्ड करके नई लेनी पड़ी। हुँ, जैसे मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, मुझे डिस्कार्ड करके नई लेनी पड़ रही हुँ, है। हुँ, हुँ, तो मैं वैसे चलाता रहता, लेकिन अब मुझे डिस्कार्ड करके नई लेनी पड़ रही है। तो ऐसे कितने लाखों लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियां डिस्कार्ड करी हैं। प्लस जो पहले लोगों की एक प्रॉपर्टी थी पुराने लोगों में कि भाई मेरी गाड़ी तो बिल्कुल सही चल रही है, 10 साल बाद भी सही चल रही है, अब तो वो डिस्कार्ड करनी ही पड़ेगी अब ना, आप कितनी भी सही चलाइए, नई लेनी नई पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। तो डिमांड तो ऑटोमोबाइल की आगे आगे बढ़नी ही बढ़नी है, ये कम नहीं हो सकती। हाँ, नई गाड़ी लेनी ही पड़ेंगी जब, तो भैया बढ़ेगा ही फिर तो, क्या बस। कहोगे? मंगलम ने एक सवाल और पूछा था कि क्या ट्रेडिशनल तरीकों से शेयरों में निवेश करने के बजाय ईटीएफ्स और सॉवरेन गोल्ड की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए गोल्ड तो एक बहुत अच्छा विकल्प है ही इन्वेस्टमेंट का, और जब भी कहीं कोई आपदा विपदा आती है तो गोल्ड को ही एक हेज इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है। हुँ, दूसरा, जो आज हमारा पैसा है जिसको हम 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट बोलते हैं, हुँ, दिस इज ऑल्सो बैक्ड अप बाय गोल्ड। हुँ, ऑब्वियसली अगर सरकार के पास सोना नहीं होगा तो उसकी कोई तो भी वो कीमत छप नहीं ही है, नहीं सकता नोट, सिंबॉलिक है उसकी नोट तो। वो है। तो देखिए सोने की तो कभी वैल्यू कम होने नहीं वाली, वो अभी 70 चल रहा है, हो सकता है कल को 60 आ जाए, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही लेकिन वो जीरो हो किसी जाए। कंपनी के शेयर की तरह ज़ीरो नहीं होगा। देखिए उसके पीछे एक और भी कारण है। हुँ, आपको ना गोल्ड पे लोन मिलता है, तो आपको अधिकतर जगह 90 से 85% के बीच में वैल्यू मिलती है गोल्ड की। हुँ, अब मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का लोन लिया अपना गोल्ड देके, मैंने 1 करोड़ के सामने 85 लाख रुपए ले लिए और गोल्ड रखवा दिया। अब उसकी वैल्यू कल 70,000 हो गई, तो मैं अपना छुड़वाने क्यों जाऊंगा?
तो आप ये देखिए बैंकों ने भी कई सालों के ऊपर रिसर्च कर रखी है कि 15% से ज़्यादा इसका मतलब गोल्ड की वैल्यू कभी नीचे नहीं होगी। बिल्कुल, अगर ऐसे हो तो मटूट और ये जो सब गोल्ड लोन वाली कंपनियां हैं तो खत्म ही हो जाए, बर्बाद हो बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। तो गोल्ड के साथ एक ये अच्छाई है कि गोल्ड का मतलब एक बेंचमार्क है कि 15-20% से ज़्यादा ये टूटता इससे नहीं है। इधर-उधर नहीं जाएगा। कल टूट जाए तो उसको मेरे स्टेटमेंट को कोई बेंचमार्क भी ना पकड़े। ये आपने कहा था। लेकिन ऐसा लोग मान के चलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, समय के साथ ये इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस पे स्पेकुलेशन करके वही और कोई। अब तक यही साबित हुआ है, जो हम मार्केट के बारे में कह रहे थे, वो बस बढ़ता ही है भाई। राजू गुप्ता पूछ रहे थे और ये बहुत लोग पूछते हैं और हमारे यहाँ भी बहुत लोग परेशान रहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें लोग बहुत पैसा कमाते हैं। किसी को करनी हो तो क्या ध्यान रखें? दूर रहें और बचे रहें। ऑप्शन से तो जी, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ना ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैंने अ, एक ज़मीन का टुकड़ा ले लिया 5 लाख का, मैंने 5 लाख के ऑप्शन ले लिए। हुँ, अब ज़मीन का टुकड़ा मेरा गिरेगा नहीं तो मतलब जिस दिन वो मान लो 4.5 का हुआ तो मैं फिर भी 5 ही बोलता रहूँगा। कल को मेरे पास कोई ग्राहक आ गया कि भाई साहब मैं तो 4 लाख की लेना चाहूँगा, आप कहोगे चल भाई साइड हो, मैं तो 5 की ही बेचूँगा। जबकि ऑप्शन की एक इनहेरिट क्वालिटी होती है कि उसमें एक थीटा डिके नाम की चीज़ होती है जिससे कि उसकी वैल्यू हर रोज़, हर क्षण कम हो रही है। यानी कि मैं ऐसे समझाता हूँ कि 50,000 हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है, आपने 50,000 की कॉल को बाय करा। अब अगर बाजार 4 घंटे यहीं खड़ा रहा तो वो अगर आपने 200 की बाय करी तो उसकी वैल्यू 180 रह जाएगी। हुँ, इसको बोलते हैं थीटा डिके। हुँ, थीटा डिके मतलब वो प्राइस गल रहा है, वो कम हो रहा है, वो निरंतर कम होएगा और बाजार यहीं खड़ा रहा तो वो जो एक्सपायरी हम बोलते हैं वेडनेसडे को, वो 3:25 पे ज़ीरो हो जाएगा या हुँ। 5 पैसे का रह जाएगा। और यही वाक़या आपके साथ घटा था एक बार? यही मेरे साथ भी वो घटा था और मेरे साथ तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी जब मैं ऑप्शंस में बिल्कुल नया-नया आया था हुँ, कि मैंने एक कंपनी के ऑप्शंस खरीद लिए और मैंने शायद वो 50 या 100 रुपए से कुछ खरीदने शुरू करिए, वो 80 आए मैंने और ले लिए, वो 50 आया और ले लिए, 60 आया फिर ले लिए, मतलब नीचे आता गया, मैं लेता गया और मेरे पास कई लाखों की तादाद में वो हो गए। और जनवरी से जैसे ही हम फरवरी के महीने में आए, अब हम अपने ब्रोकर को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, भाई साहब वो कहाँ है? तो उसने कहा ये तो भाई साहब कल खत्म हो गया, इसकी एक्सपायरी हो गई। बोला ऐसा भी कुछ होता है? तो हमें उस वक़्त पता ही नहीं था कि एक्सपायरी क्या होती है, डेट क्यों लिखी होती है। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है लोगों को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले सीखो, फिर करो। हमने जब नया-नया समझा सीखा था, मैं मुंबई में था सीएनबीसी में, जी, तब यही था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, एक्सपायर भी हो जाते जी, हैं कि हाँ भैया पहले टिकाने लगाओ। तो दूर रहें अगर नॉलेज नहीं है। जी। सक्षम पूछ रहे हैं, वैसे तो कई चीज़ें पूछी और उसका जवाब आ गया, लेकिन ट्रेडिंग से संबंधित नॉलेज कहाँ से अर्जित करें, ये आपने बता दिया, किन बातों का ध्यान रखें, वो भी बता दिया। शुरुआत कैसे करें, ये भी बता दिया। चौथा ले लेते हैं कि बिगिनर्स को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की ओर फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म? देखिए अगर बिगिनर्स हैं तो पहले उन्हें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए हुँ, और ये मान के चलें कि देखिए जो एफडी है वो 6% का ब्याज दर देती है साल में। हुँ, एनएससी, पीपीएफ जो पोस्ट ऑफिस की बाकी अन्य स्कीम्स हैं, हुँ, वो 1 आध % कुछ ज़्यादा दे देती है, लेकिन हुँ, उसमें 5 साल का पीरियड होता है। जो और बेहतर इंस्ट्रूमेंट हैं, थोड़े से बॉन्ड-वॉन्ड ये सब हो गया या पीपीएफ हो गया फॉर दैट मैटर, वो 8% दे देता है और मैं अपने पिताजी के नाम से करा दूँ तो 8.5 दे देता है। हुँ, भाई इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। हुँ, तो 8.5% से ऊपर आपको किसी भी चीज़ में पैसा नहीं मिल सकता। ये बट नेचुरल है। बिज़नेसेस में जो हम लोग काम करते हैं, मान लो मेरी कोई चीज़ 100 की आई तो मैं सोचता हूँ कि 10% मुनाफ़ा एक वाजिब मुनाफ़ा है। हुँ, जब तक कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बेचता हूँ जिसमें कि बहुत ही अंधी पोल की लग रही हो। हुँ, तो वो अब ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन इतना है कि आप एक ऑप्शन बहुत दुकान से हैं। पूछें, उसने कहा नहीं जी तो आप दूसरी पे जाते हैं, वो ₹10 कम देता है, आप वहीं से ले लेते हैं। बिल्कुल। तो जब मार्केट कॉम्पिटिटिव है और सब जगह इतना कम मिलता है, हुँ, तो हुँ, फिर ट्रेडिंग से ही भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा क्यों रखनी है? हुँ, अगर आपको 10-15% साल का मिल जाए, 18% मिल जाए, 24% मिल जाए, तो यू आर बीटिंग ऑल द एसेट क्लासेस। हुँ, और जो नए लोग हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, जो लोग अभी 12th कर चुके हैं, हुँ, 18 के हो गए हैं, हुँ, थोड़ा इसको लाउड कर दिया जाए या जो भी हुँ, आपका वो है, हुँ, कि वो निफ्टी 50 के जो अच्छे शेयर हैं उनमें निवेश जरूर करें, चाहे 2000 करें, 1000 करें, 500 करें, 15 करें, ₹100 करें, जो भी करें, एक अपनी गुल्लक शेयर की जरूर बनाएं। हुँ, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ हुँ, हुँ,
कि जिस आदमी ने 1,000 रुपए आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले विप्रो में लगाए होते, हम्म। तो वो कितने बन गए होते, मैं आपसे जानना चाहूंगा। पिछले दिनों ये बात हुई थी कि किसी ने लिए और भूल गया। हाँ जी, वो भूल नहीं गया, वो मामला तो हमने करोड़ों में चला गया मुझे लग रहा है। देखिए, अगर किसी ने 1,000 रुपए उस वक्त लगाए होते, अब इसका तात्पर्य ये भी है कि उस वक्त 1,000 भी लोगों के पास नहीं हाँ थे। नहीं थे, हाँ ठीक सही है, बात है, लेकिन बड़ी चलो कीमत अब है। हम ये कहते हैं कि नेवर लेट, मतलब बेटर लेट देन नेवर। हम्म, तो अगर कोई यूथ 18 साल की उम्र में एक हैबिट डाल ले कि मुझे तो 2,000 रुपए अपने पिताजी से लेके, मम्मी से लेके, या बचा के या कमा के एक सेविंग करनी है, और उसने इस प्रैक्टिस को आने वाले 10-20-30 साल चला लिया, तो उसे करोड़ों रुपए का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, करोड़ों रुपए उसके पास होंगे। ये तो है। हम अब विप्रो वाली उस पर कहानी पे आते हैं कि किसी ने अगर उस वक्त 1,000 रुपए डाले थे, ठीक है, तो आज की तारीख में आप चलो एक अनुमान दे दो, मैं तो बता ही दूंगा कितने नहीं होंगे। बताइए तो आप। फिर भी मैं आपसे जानूंगा कि आप बता दें। 1,000 रुपए और साल क्या था? समझे 30 साल हो गए या 40 साल हो गए 30 इस बात साल को। हो गए, हाँ सिर्फ 1,000 लगाया, जी, 2-4 करोड़ तो हो गई। थोड़ा बड़ा सोचिए नितिन जी। 2-4 से 20-40 करोड़ पहुंचा दूं, और बड़ा सोचिए, अभी भी आप जो है कम में खेल कम रहा में हूं। खेल रहे हो, कम आंक रहे हो। क्योंकि ये किस्सा मैंने सुना था, पर अब मेरे दिमाग से आंकड़ा उड़ गया। चलिए, तो आप कहाँ 100 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हो क्या? अभी भी आप बहुत नीचे हो। बाप रे बाप, अब सोचिए कल्पना भी नहीं है। 400 करोड़ में पहुंचा दो, इसके भी ज्यादा है। सही। हाँ, बाप। देखिए, आज हम कहते हैं कि मुकेश अंबानी जी इंडिया के सबसे बड़े आदमी हैं, फिर अडानी जी हैं, ऐसे टॉप 10 की लिस्ट निकल के आती है। ये लोग क्यों बड़े हैं? क्योंकि इन्होंने अपना पैसा निवेश किया रिलायंस इंडस्ट्री में। इनके पास शेयर्स है ना, शेयर्स हैं। दे हैव बिकम द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनके पास 50%, 30%, 40% जो भी है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट कितना है, लेकिन दे Share आर है। होल्डिंग द शेयर्स। तो जब भी उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है, एसेट ये इनका भी लोग बढ़ बढ़ गया। जाते हैं। हाँ, और ऐसा इंडिया में ही नहीं, ये तो दुनिया में सब जगह है, क्योंकि अभी एलन मस्क जी सबसे बड़े आदमी हो गए दुनिया के, क्योंकि उनके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। तो दुनिया में जब भी कहीं कहीं वेल्थ बनती है, वो 2-3 चीजों से बनती है। एक है जिसमें कि स्टॉक मार्केट, लैंड भी है, लेकिन लैंड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, गोल्ड के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इजी एंट्री और इजी एग्जिट है। बस। जैसे कि अगर मान लो मेरे 40 लाख रुपए हैं मेरे पास, मैंने एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, अब मुझे जरूरत 4 लाख की है, तो मुझे पूरा ही बेचना पड़ेगा। सेकेंडली, जमीन लेने में गया तो मैं तो माइंड मेकअप करके गया ही, और मेरे को ये प्लॉट नहीं मिला, साथ वाला ले लिया। लेकिन जब आप बेचने जाते हो, तो वो आसानी से नहीं बिकता। बिल्कुल। इट मे टेक 1 मंथ, इट मे टेक इवन 6 मंथ्स टू रियलाइज योर मनी। फिर वो सरकारी सब काम खसरा खतौनी करते घूमो। वो भी करते घूमो। पता लगा कि उस वक्त जब हमने लिया था तो कुछ रह गया था, तो उसके पैसे अभी और जमा हो रहे हैं। तीसरा, गोल्ड अगर आप लेते हैं, तो गोल्ड में एक तो कितने कैरेट ले रहे हो, उसका बनवाई क्या है, लेबर क्या है, वेस्टेज क्या है, बिल्कुल। कितना लेंगे, कितना किस देंगे, रूप में लिया है, बिस्किट है वो या कुछ बनवा दिया। वो मतलब वो एक उसमें बहुत बड़ी उसको जो है ना रखने की एक स्टोरेज हाँ, प्रॉब्लम है रखना गोल्ड भी के है। साथ। हाँ, आप घर में या जेब में लेके नहीं घूम सकते। हाँ, फिजिकल तो आप सही बात है, अब तो चलो ऑप्शन आ गए, लेकिन हाँ। ठीक है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बन गया, सरकार ने कहा बिल्कुल। भैया पैसा इसमें लगा दो, डिजिटली ले लो। हाँ, मान लिया हमने, ले लिया आपने। तो कुल मिला के बात क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है, उसमें आपने 5 लाख के आज स्टॉक खरीदा, कल 5,000 की जरूरत है, उतना ही बेचिए, बटन दबाइए, अकाउंट में पैसा अगले दिन ले लीजिए। तो इजी एंट्री, इजी इजी एग्जिट। एग्जिट। सेकेंडली, ओवर ए पीरियड ऑफ, अगर आप कहीं निवेशक हैं यानी कि इन्वेस्टर हैं, तो कोई भी 20 साल का पीरियड ऐसा नहीं है जो बाजार लॉस में रहा हो, कोई भी 10 साल का ऐसा पीरियड नहीं है जो आप बाजार लॉस में रहा हो। आपने पैसा लगाया, हाँ, अब आपकी किस्मत ही खराब है कि आपने किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया जो कंपनी ही बंद हो गई, तो वो एक अलग है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपको 1 लाख रुपया लगाना है, तो आप कम से कम 10-10 हजार करके 10 कंपनियों में लगाइए, जिससे कि अगर एक कंपनी डूब भी जाए और आप 1-2 साल में 10% कमाए, तो एटलीस्ट आपकी कैपिटल सिक्योर रहे। वही से मैनेजमेंट कहते हैं। बस इसको पोर्टफोलियो जो है आप इस तरह से बनाएं। मैनेजमेंट है, कहीं डेट में लगाया, कहीं किस चीज में लगाया, यस इस यस तरह बचाए रखो। बिल्कुल, जो आम भाषा में लोग कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो आप। बस। 2 एक सवाल और हैं। अविनाश त्रिपाठी पूछ रहे हैं, स्मॉल कैप रिटर्न अच्छे देते हैं, पहचान कैसे हो पर अच्छे स्मॉल कैप शेयर्स की?
देखिए, स्मॉल कैप एक बहुत रिस्की बिजनेस होता है। अगर आपको स्मॉल कैप में पैसा लगाना है तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। वही है, हाँ। क्योंकि क्या है, देखिए, म्यूचुअल फंड में कैटेगरी बनी हुई है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इमर्जिंग फंड्स। तो इमर्जिंग या स्मॉल कैप जो होती हैं, ये आप उनके थ्रू लगाएं, हाँ, क्योंकि वो आप सच हम जानते लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। दूसरा, कब घुसना है, कब एग्जिट लेना है, हम लोग कभी नहीं वो कर ये सकते। सिर्फ वो बता सकता है जो रोज मार्केट बस, देखता हो। तो इसलिए स्मॉल कैप में अच्छा मुनाफा आता है, लेकिन आप लोग जो एंट्री है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू उसके लें, थ्रू लें। डायरेक्ट ना लें। नाम इन साहब का नहीं पता, लेकिन सवाल अच्छा है। इन्होंने कहा 40-45 की उम्र यदि हो गई हो तो एसआईपी से शुरू करना ठीक है या कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, एसआईपी हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि एसआईपी को समझने के लिए आप समझे, एक वेव होती है। हम्म, मान लीजिए कोई, जैसे वेव होती है, वो ऊपर से नीचे जाती जाती है। तो एसआईपी में आपने क्या किया, मान लीजिए आपने 1 को 1 जनवरी को एक एसआईपी शुरू करी। 10 रुपए का यूनिट है, आपने 100 रुपए डाले, 10 यूनिट आ गए। हम्म, अगले महीने मान लीजिए वो 90 रुपए का यूनिट रह गया, ओ मतलब 9 रुपए का यूनिट रह गया। हम्म। तो आपने फिर 100 रुपए डाले, अब की आपके पास यूनिट 10 की जगह 11 आ गए। ज्यादा हो गई। अब मान लीजिए कल को वो 11 रुपए का यूनिट हो गया, तो जो आपने यहाँ एक यूनिट ज्यादा खरीदा था पिछले महीने के जी, मुकाबले, उसने बेनिफिट दे दिया। बिल्कुल तो या तो आपको प्राइस बेनिफिट देगा या क्वांटिटी बेनिफिट देगी। बेनिफिट देगा। तो सिप में क्या होता है कि आप क्योंकि डिसिप्लिन इन्वेस्ट करते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 years यू गेट ए गुड रिटर्न। हम्म। कुछ लोगों ने तो खैर नाम पूछ लिए बढ़िया एप्स के ट्रेडिंग की, वो तो नहीं पूछता मैं आपसे, फिर उसमें आपको नाम लेने पड़ेंगे, नाम लेना ठीक नहीं है। एक और सवाल था विवेक रस्तोगी। इतने सवाल आ गए, मतलब कमाल हो गया आधे घंटे में। अब देख लीजिए लोग खूब फॉलो कर रहे हैं। आप कौन सा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सेटअप किसी भी नए निवेशक को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखने की वजह से डरे भी रहते हैं? देखिए, स्टॉक में कल को कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, कोई कंपनी खराब हो, परफॉर्मेंस कर सकती है, किसी का मुनाफा गिर सकता है, हम्म, किसी की कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के, आफ्टर ऑल हैं तो सब ह्यूमन बीइंग्स, किसी की भगवान ना करे, मैं तो कहूँगा भाई सब बढ़िया जिएं, लेकिन किसी की अकस्मात मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए निफ्टी एक बेटर विकल्प है, जो कि एक समूह है, इंडेक्स है, जैसे मैंने बताया। तो आप उसके ईटीएफ ले सकते हैं, या अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो उसका फ्यूचर लेके, और हेज जरूर लें। मैं सबसे ये कहना चाहता हम्म, हूँ कि यदि आप पैसा बाजार में लगा रहे हैं, तो रात को चैन की बंसी बजा के सोइए, बस ये सोचिए कि मेरी हेज मुझे बचा सकती है, और कुछ नहीं। हेजिंग हेज जरूर। इज इंश्योरेंस। यस, ये सवाल आपने कर ही लिए थे वागीश के, शेयर मार्केट में लोग जब लाखों करोड़ों कमाते हैं तो उतनी राशि कहाँ से आती है, गवाते हैं तो ये राशि जाती कहाँ है? ये गणित क्या है? देखिए जी, मैंने जैसे बताया, ट्रेडिंग में जीरो सम गेम है। अगर कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो कोई लोग लाखों करोड़ों गवा रहे हैं, तो वो पैसा तो वहां पहुंच गया। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग में आपकी वेल्थ जनरेट होती है। मान लीजिए मैंने कोई शेयर 100 रुपए में लिया था, आज वो 2000 का हो गया, तो 1900 रुपए मेरा मुनाफा है। हम्म, तो वहां पे वेल्थ जनरेट हो रही है आपकी, हम्म, इसलिए उसे बोलते हैं वेल्थ जनरेशन। बिल्कुल। ट्रेडिंग में बोलते हैं जीरो सम गेम। हम्म, तो उसमें आपकी वेल्थ जनरेट हो रही है। वो वेल्थ कैसे जनरेट हो रही है कि आप किसी, पहले तो आप ये समझिए कि मतलब जो इन्वेस्टिंग है वो होती क्या है। हम्म, फिर मैं वापस आता हूँ अपने उसी पे कि रिलायंस का मैं उदाहरण दूंगा। अभी रिलायंस का शेयर 3000 रुपए का चल रहा है। हम्म, मैं 100 शेयर रिलायंस के खरीदता हूँ, यानी कि मैंने कोई जुआ सट्टा नहीं करा, मैंने 3 लाख रुपए दे के रिलायंस के अंदर अपनी हिस्सेदारी ली है। बिल्कुल। हम्म, यानी कि नाउ आई एम अ पार्टनर ऑफ रिलायंस इन द होल कंपनी। बिल्कुल उसकी ग्रोथ के हिस्सेदार बने मैं हम। अब उसकी ग्रोथ होएगी, ग्रोथ होएगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मेरा शेयर बढ़ जाएगा। हम्म, प्लस वो कंपनी जब डिविडेंड देगी, अपना प्रॉफिट में हिस्सा बांटेगी, हम्म, तो मेरे को भी एक हिस्सा मिलेगा उसका, जो जितने का मैं हकदार होऊंगा। हम्म, तो इसको बोलते हैं शेयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप यहाँ कोई जुआ सट्टा नहीं कर रहे, आप यहाँ पे एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को अश्योर कर रहे हैं। यू आर कंफर्मिंग योर पार्टनरशिप इन दैट फर्म। तो ये है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में क्या है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आज 100 रुपए की चीज ले रहा हूँ। जैसे एक दुकानदार है, वो क्या है, ट्रेडर है। ट्रेडर।
वो रुपए की चीज लेता है, सवा की बेचता है। उसे मतलब नहीं है कौन बना रहा है, क्या कर रहा है। उसे तो रुपए में माल चाहिए और सवा में बेचना है। दैट इज ट्रेडिंग। वही सेम है कि हमें रिलायंस सस्ता मिलेगा, हम रिलायंस ले लेंगे, कोई और मिलेगा कोई और ले लेंगे, इंडेक्स मिलेगा इंडेक्स ले लेंगे। आखिरी सवाल है अश्विनी वर्मा का कि क्या डेली ट्रेडिंग में वाकई कोई करियर जैसी चीज होती है, या फिर तीर तुक्के जैसा सिस्टम है कि कभी अर्श तो कभी फर्श? देखिए, अगर वैसे आप एक उदाहरण है। आप सीख नहीं। के करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप पैसे बना सकते हैं। मैं बना रहा हाँ। हूँ और लोगों का भी बन रहा है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ हम्म। जो कि पैसा बना रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। करीब करीब कितना कमा लेते हैं आप रोज? देखिए, रोज की कोई सीमा नहीं है। मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं 1.5 से 2%, 2.5% तक महीने का निकाल लेता हूँ। अगर मैं 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ तो उस हिसाब से बना लेता हूँ, 5 करोड़ से कर रहा हूँ तो उस हिसाब से बना लेता हूँ। लेकिन अपना तय है 1-2% का। अगर मुझे पहली तारीख को मैंने ट्रेड लिया, 16 तारीख को मेरा वो 2% का टारगेट अचीव हो गया, तो बाकी के जो 14 दिन है मैं आराम करता हूँ, मैं अच्छा। ट्रेड नहीं करता। अच्छा। क्योंकि लॉस आ गया तो उसमें से ही जाएगा ना। हाँ, तो लेकिन आप बाहर हो जाते हैं। मैं बाहर हो जाता हूँ। ये मेरा मतलब डिसिप्लिन स्टॉप है। लॉस भी, और ये भी तय है कि भाई हो गया बिल्कुल। बस। डिसिप्लिन आप जब तक नहीं किसी चीज में होगा, हम्म। आप उस चीज में कामयाब नहीं हो सकते। हम्म। आज आपके भी ऑफिस का कोई सिस्टम होगा ना, 9 बजे सबने आना है। जो 9 बजे से 9:15 तक नहीं आया उसकी एब्सेंट लग जाएगी। ये क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। हम्म। हम लोग सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 2 बजे लंच करते हैं, 8 बजे डिनर करते हैं। दिस इज फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। जो इससे भिन्न भिन्न करता है, जैसे मैं, तो वो देख लीजिए हालत क्या नतीजा है होती है। अपना अपना। तो कुल मिला के बात हम्म। ये है कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खास तौर से व्हेन यू आर प्रोडक्ट इज मनी, हम्म। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो मतलब इंट्राडे में करियर है, इंट्राडे में करियर लेकिन भी वो है, फुल टाइम पैसा भी है। बनता है, फुल हाँ। टाइम है। लेकिन उसके साथ सिर्फ एक कंडीशन लगी हुई है कि आप सीखें। सीखने के बाद एक लॉट से ट्रेड करें। जब आपको लगे कि नाउ यू हैव गेन योर एक्सपर्टीज इन 1 लॉट, तो आप उसे 2 करें, 2 के बाद 3 करें, 3 के बाद 5 करें, 5 के बाद 10 करें, और इस पर टाइम लगाएं। हम्म। आप अपने ऊपर अगर टाइम खर्च करेंगे तो ही आप पैसा कमा पाएंगे। और बड़ी सीधी सी बात है ना नितिन भाई, आज की तारीख में एक डॉक्टर है, वो 9 साल जिंदगी का लगाता है तो वो एक प्रैक्टिस करने लायक डॉक्टर बनता है। इंजीनियर 6 साल में इंजीनियरिंग पूरी करता है। एक टीचर को भी 3-5 साल पढ़ना पड़ता है। तो एक ट्रेडर कैसे 2 घंटे में ट्रेडर बन सकता है? सही बात है, ये जुआ नहीं है भाई। भाई पढ़ाई लिखाई से है, और फुल टाइम है, और पढ़ लिख के आइए, और बिल्कुल। अपने अपने हिसाब से आइए, एपेटाइट से आइए। क्या आपका रिस्क हो सकता है? यस। घर बार बेच के पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं इजी जी। मनी नहीं है, लॉटरी का टिकट नहीं है। आखिर में कुछ 1-2 बात जोड़ना चाहे तो जोड़ दीजिए, फिर मैं वाणी को विराम देता हूँ आपकी अपनी दोनों की। देखिए, बस यही है कि बहुत अच्छा है, बहुत लुक्रेटिव मार्केट है, अथार पैसा है। तो जितना मैं जिस ऊंचाई तक मैं पहुंचना चाहता हूं इस मार्केट में पहुंच सकता हूं। हम्म। ये मुझे करोड़ों अरबों रुपए भी कमा के दे सकता है। लेकिन कब? जब मैं सीख के जाऊंगा, जब मैं अपने आप को उस हाल के मुताबिक ढाल लूंगा। मतलब कि मैं 1 लॉट से शुरू करूं, 2 लॉट पे आऊं, 3 पे आऊं, 5 पे आऊं, फिर मैं हजारों लॉटों की बात करूं। अगर मैं 1 लाख के ही 1.25 लाख नहीं कर पा रहा, तो मैं 1 करोड़ के भी 1.25 करोड़ नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर 10,000 के 12,000 नहीं कर पा रहा, तो मैं 1 करोड़ के भी 1.25 करोड़ नहीं कर पाऊंगा। ये मिथ निकाल दें कि बहुत बड़े पैसे से मैं तो जीत जाता। नहीं। जब आप 1 लॉट ही नहीं मैनेज कर पा रहे तो आप 100 कैसे करोगे? दूसरा, नो बोरोड कन्विक्शन। मतलब कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना। कोई कितना ही कहे कि भाई मैंने ले लिया, तू भी ले ले। भैया तू ले ले, मेरा तो सिस्टम बोलेगा तो मैं लूंगा, मेरा चार्ट बोलेगा तो मैं लूंगा, मेरी एजुकेशन बोलेगी तो मैं लूंगा। तीसरा, मैंने कोई चीज सोची, कॉल पुट ये वो जो भी, या शेयर 100 पे लेना है, वो जब तक मैं लेने गया 120 हो गया। भाई सब जाने दो, कल फिर आएगा रेट, कल फिर लूंगा। फोमो नहीं होना चाहिए। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरी रेल छूट गई। भाई अगली रेल भी आनी है 10 मिनट बाद, उसको ले लेंगे। एक सवाल और है, और कुंदन ने भेजा है कि अभी सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हैं, पर जब आप सीख रहे थे उस वक्त हर एसेट क्लास में ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या करना बेहतर है? देखिए, मैं तो अब एक प्योर ऑप्शन सेलर हूँ। हाँ। और मैं नॉन डायरेक्शनल हेज पोजीशन ट्रेड करता हूँ, जिसमें कि आयरन फ्लाई और आयरन कंडोर ज्यादा करता हूँ। ये अब एक इसे थोड़ा सा टाइप ऑफ ट्रेड होते सरल में हैं। भी समझाइए। हाँ। यानी कि मैं क्या है,
दोनों तरफ बैठ जाता हूँ, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, ठीक है। और मैं साइडों में हेज खरीद लेता हूँ, यानी दोनों तरफ की इंश्योरेंस खरीद लेता हूँ। सही है। और इसमें क्या होता है कि बीच में छोटा सा पैसा मुझे मिल जाता है, क्योंकि मेरा तो टारगेट ही जो हफ्ते का रहता है वो 0.5 रहता है। 0.5 मिल जाए, 0.3 मिल जाए, 0.4 मिल जाए, 0.6 मिल जाए, क्योंकि 4 हफ्ते होते हैं, सबको मिलाएंगे 2% हो जाएगा। तो हर हफ्ते का ट्रेड लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में, और कोशिश ये रहती है कि कम से कम पोजीशन में ट्रेड लें, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ कि मार्केट कल बंद नहीं हो रही, और मुझे किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि भाई ट्रेड लोगे तो ही खाना हजम होएगा। सो जितनी ज़्यादा आप इस काम में पेशेंस रखेंगे, जितना चीज़ों को समझ के करेंगे, जितना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, उतना अच्छा आप ट्रेड कर पाएंगे। सही। और जो जिस दिन आपका मामला खराब हो, उस दिन बंद बहुत करके जल्दी लॉस लेके बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें 3-3-3 का फॉर्मूला है। अगर मैं आज मैंने ट्रेड लिया और लॉस हो गया, पहला ट्रेड, चाहे वो 2% था, 1% था, जो भी था, दूसरा ट्रेड लिया लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड लिया लॉस हो गया, तो मैं 3 दिन तक ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अपने आप को समझने की कोशिश करूंगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, या मेरा सिस्टम इसका मतलब आजकल की मार्केट में फिट नहीं है, तो मैं 2-3 दिन वेट करूंगा। लेट सिस्टम बी ऑन इट्स, मतलब जहां से चला था, या सिस्टम भी तो भाई डायनामिक है ना, तो वो एडजस्ट हो जाए, मैं आगे आ जाऊंगा। अगर मेरा कंटिन्यूअस 3 दिन लॉस हो जाता है, तो मैं भाई साहब कम से कम 1 हफ्ता लॉस, मतलब काम नहीं करता। एक ब्रेक जरूरी है, लेना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कई दफा वॉलेटिलिटी बड़ी होती है, कई दफा वॉलेटिलिटी गिरी होती है, कई दफा साइडवेज होता है, कई दफा बहुत हाईली वॉलेटाइल होता है। तो वो 2-3-5 दिन में सेटल हो जाता है बाजार, मार्केट, हाँ, करेक्शन ठीक है। तो वो नीचे जा रहा है तो ऊपर आने लगेगा, ऊपर जा रहा है नीचे आने लगेगा, या बीच में कहीं सेटल होएगा। तो मैं उसको पूरा टाइम देता हूँ, फिर वही मेरा दोबारा से दोहराऊंगा। मैं खत्म हो जाऊंगा, सब खत्म हो जाएंगे, मार्केट कभी खत्म नहीं होगी। तो हमें मार्केट के अनुसार चलना है, मार्केट की विपरीत धारा में नहीं चलना है। एक मैं बहुत लोगों को बोलता था, लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, हमें मार्केट को ना फॉलो करना है। हम मार्केट की प्रिडिक्शन करने की बजाय कि कल क्या होगा, बेटर ये है कि कल जो होगा मैं तो तब भी पैसा बना लूंगा, ये धारणा रख के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पाएंगे। सही। और आखिर में चलते-चलते एक सवाल ये कि चूँकि मैंने पढ़ा कि चीन में भी आपके दफ़्तर थे और वहाँ से भी आपका काम होता था। आपकी लर्निंग्स क्या है वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में? किस तरह का कामकाज हमसे अलग है उनका? देखिए, चीन हो, यूरोप हो, या कुछ भी हो, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक जो अप्रोच है वो गलत है। यहाँ पे कोई भी आदमी इतना ज़्यादा अपने कंपनी की प्रति डेडिकेटेड वफादार नहीं होता। वहाँ मैंने देखा है कि अगर लेबर को 8 बजे आना है, तो 8:01 पे आज तक मैंने किसी को आते नहीं देखा, ठीक है। और दूसरा, दे आर वेरी मच प्रो टू द कंपनी। हिंदुस्तान में आपका, जैसे हम फैक्ट्री चलाते थे, लेबर की ये कोशिश रहती थी कि कैसे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए कि आज काम ना करना पड़े। हमने एक डिसिप्लिन बनाया कि भाई हमारे यहाँ तेल पानी का काम होता है, आग ना लग जाए। लोग छुप छुप के बीड़ी पीने जाते थे, भाई मत पियो। डिसिप्लिन नहीं है यहाँ के लोगों नियम नहीं में, मानते हम। नियम नहीं मानते। अपनी टेबल पे काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर तक जो आदमी होता था वो तक भी टेबल साफ करके नहीं बैठता था। यानी कि यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योर वर्क। मतलब काम यहाँ पे लोग मजबूरी में करते हैं, जबकि चाइना में लोग डेडिकेशन से करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है चाइना और यहाँ में। दूसरा, देखिए, कोई भी कंट्री कोई भी चीज़ अचीव करती है तो उसके पीछे पूरा सिस्टम होता है, पूरा तंत्र होता है। आज अगर चाइना पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया है, वहाँ हर चीज़ बनती है, तो वहाँ लोग भी डेडिकेटेड होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में छूट होती होगी। बिल्कुल, सपोर्ट होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी देश आगे बढ़ सकता है, एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत होती है और एक अच्छे विज़न की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? आप अपना काम ऑनेस्टली करिए, आपकी टीम आपका काम, कोई भी देखिए संस्था जब आगे बढ़ती है तो उसमें टीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। यहाँ मैंने इंडिया में अक्सर ये देखा कि टीम का मतलब 80% ही योगदान है, 100 नहीं है। तो जिस दिन वो 100 होने लगेगा, डेडिकेशन 100% होगा किसी भी बिजनेस में। हाँ। अब मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। आपके यहाँ कोई पीएन होगा, मेरे यहाँ पीएन है।
हम उसे रोज कहते हैं भाई ऐसे मेरा सिस्टम साफ करना है, ऐसे करना है। हम्म, 10 दिन बाद वो फिर गलती करके खड़ा है। क्यों? हम्म, क्योंकि वो सीख ही नहीं रहा कि हमें करना क्या है। आप ड्राइवर को कुछ समझाएं, वो नहीं समझता। तो यहाँ ना लोग एक्चुअली उतना डेडिकेटेडली, उतना ऑनेस्टली चीज़ों को लेते नहीं है। अपने इसका मतलब दूसरा मैं अगर तफ्तरे निकालूं तो दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू देयर वर्क। भाई मेरा काम मैं ऑनेस्टली करूंगा, दूसरा दूसरे की तरह करेगा, तीसरा तीसरे की तरह करेगा, तो चीज़ें अच्छी अपने आप होंगी। हर जगह यहाँ हिंदुस्तान में जुगाड़, अरे ये तो चलता है। तो जब हम इससे उठ जाएंगे तो और और बेहतर बेहतर करेंगे। करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वाधवा जी, इतना समय दिया आपने, और जो सोचा था उससे ज़्यादा चीज़ें पूछ ली मैंने। थैंक यू सो मच। और आपकी जर्नी वाकई इंस्पायरिंग है। बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में आते हैं, बढ़िया करते हैं, अच्छे टिप्स देते हैं, लेकिन आप इस मायने में बहुत अलग हैं कि आपने अपनी निजी ज़िंदगी में उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, दुष्प्रभावित हुए, और फिर किस तरह से सब कुछ समेट कर खड़े हुए और आज ऐसी कामयाब जगह पर हैं और बड़ी ईमानदारी से अपनी गलतियां स्वीकारते हैं और बताते हैं, जो वाकई मुझे लगता है दूसरों को उसका बहुत फ़ायदा होगा। वो गलतियां नहीं करेंगे जो शायद आपने की हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए, थैंक यू वेरी मच नितिन भाई, आपने यहाँ बुलाया मुझे। और मैं समझता हूँ इफ आई कैन ऐड वैल्यू टू आपके लाखों जो लिसनर्स हैं, उसमें से अगर एक को भी मैं वैल्यू दे पाऊँ तो मैं भगवान का बड़ा शुक्र करूंगा कि भाई चलो मैं किसी के कुछ काम आ सका। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, और उम्मीद ये भी है कि वो गलतियां आप ना करें जो दीपक जी ने अपनी ज़िंदगी में की। और मार्केट है, घुसिए, बड़े शौक से घुसिए, पैसा कमाइए, लेकिन सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, सब कुछ समझ बूझ कर। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, और इस पॉडकास्ट के बारे में जो भी अच्छा बुरा हो आपके दिमाग में हो लिख दीजिएगा। यदि आप हमें किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो रेट जरूर कीजिएगा। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन में। बहुत शुक्रिया आपका।